कहानी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, ताकि बाकायदा लेक्चर का आगाज हो सके आप पे सलामती से। पेस्टल एक एनालिसिस और आईकैप की जज्बाती हरकतें और 3 चैप्टर्स, मैनेजरियल पोर्शन के 7 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स सिर्फ इसी को डील करते हैं। इसकी इतनी वर्थ नहीं है या ये इतनी कोई तूफानी चीज नहीं है कि इसके ऊपर इतने सारे चैप्टर्स बनाए जाएं। बस प्रॉब्लम ये है कि आईकैप की अपनी जो किताब इन्होंने बिल्कुल शुरू में जब बनाई थी, तो जिन साहब को इन्होंने कहा कि जी आपने इसमें इतने चैप्टर बनाने हैं, आपने इस तरह से करने हैं, उन्होंने वो क्या किया, उनको समझ तो आया कोई नहीं मैनेजरियल को किस तरह से फैलाएं, कैसे फैलाएं। उन्होंने पेस्टल को पकड़ के हर फैक्टर के ऊपर अलग चैप्टर बना दिया और कहा कि 6 चैप्टर तो मुझे पेस्टल बनाने के लिए चाहिए। इससे आगे आपने किसी और से अगर कोई डाटा बनवाना तो बनवा लें। ताकि हमने 6 चैप्टर्स का मार्जिन रखा, 7वां 8वां 9वां चैप्टर जो है ना किसी और को बनाने के लिए दे दिया कि भाई आपने ये हमें ये एनालिसिस एक्सटर्नल आप कर दें, आप जनाब एथिक्स पे बना दें, आप इस तरह से कर दें। मतलब मैं एक फर्जी कहानी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, एमी बाद में आप मेरे ऊपर केस कर दें, मेरे वो क्लिप निकाल के कोई भी मतलब निकाल लें उसका। हुआ ये कि चैप्टर 7 वाले ने 7 बनाया, 8 वाले ने 8 बनाया और 9 वाले ने 9 बनाया। फिर पेस्टल वाले भाई से पूछा, उसने जनाब आके जब चैप्टर सामने रखे तो वो 5 थे। उसे बड़ा गौर से देखा, उसे समझ ही नहीं आया कि उसने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। वो मिस कर चुका था लेकिन उसने नोट नहीं किया, उसमें ना पेस्टल में से एक ई मिस कर दिया था उसने। तो फिर उसने उस चीज को कवर करने के लिए एक छठा चैप्टर बनाया, क्योंकि गिनती अब खराब भी नहीं कर सकते थे। आगे फाइनेंस वालों ने चैप्टर 10 से आगे बना दिए थे और सबने अब सारी चीजें लिंक हुई हुई थी। अब ये भाई साहब का जब छठा चैप्टर मिस हुआ तो उसने एक बड़ी चालाकी की। छठे चैप्टर का नाम रखा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 to 5। चैप्टर 1 से लेके 5 तक जो भी कुछ हुआ है उसमें सवाल थे ऑलरेडी, उसने एक चैप्टर बना दिया जिसमें सिर्फ उसके सवाल डाल दिए। अब इस पे बड़ा शोर मचाया, मैंने बड़ा शोर मचाया, बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया, यार ये क्या मजाक किया आपने, 6 चैप्टर इन एक स्ट्रेटेजी के ऊपर बना दिए, एक मॉडल के ऊपर 6 चैप्टर थे पिछली किताब में जब MFA आया था, और 3 चैप्टर्स में सारा कुछ था, और उन 3 चैप्टर से 80% आता था पेपर, बल्कि कई दफा 90% आता था, और इन 6 चैप्टर से मुश्किल से थोड़ा सा आता था। इस दफा आईकैप को अब नई स्कीम के तहत किताब रिवाइज करनी थी। आईकैप को बहुत अच्छी तरह से पता था, आईकैप ने जो डेवलपर है, जो एडिटर है, जिससे किताब अब नई स्कीम के मुताबिक सेट करवानी थी, उसको कहा देखो एक तो अब हमने 9 चैप्टर्स को 6 पे लेके आना है, और ये 6 पे ऐसे आएंगे कि वो जो 3 चैप्टर्स है ना 7, 8, 9 जो थे वो वैसे ही रहने चाहिए, और ये जो शुरू वाले है ना, ये जो 5-6 बने हुए हैं, इनको कोई 2-3 जरा इसको कम करो, यहाँ पे ना हमने कुछ ज्यादा ही चीजों को बढ़ा दिया है। और फिर एक एक्स्ट्रा चैप्टर हम ऐड कर देंगे अपना सस्टेनेबिलिटी का, ताकि 7 चैप्टरों और बैलेंस हो जाए। काम शुरू हुआ तो वो साहब ने फिर ये सोचा कि अच्छा अब ये जो है ना वो कम करने चैप्टर, तो उसने 6 के 3 कर दिए। कैसे किए? क्वेश्चंस वाला चैप्टर उसी तरह से रहने दिया ताकि ज्यादा दिक्कत ना करनी पड़े, और बाकी 5 चैप्टर उठा के 2 चैप्टर में डाल दिए। इनमें से 3 फैक्टर का एक चैप्टर बना दिया, 3 फैक्टर का दूसरा चैप्टर बना दिया, और तीसरे चैप्टर के अंदर इसके सवाल डाल दिए, जिससे हुआ ये कि चैप्टर नंबर 3 अब हमारे लिए आउट ऑफ स्कोप हो गया। चैप्टर 3 में पढ़ने वाला कुछ नहीं है, चैप्टर 3 में सिर्फ सवाल है प्रैक्टिस के लिए। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसमें 3 फैक्टर्स का जिक्र है। चैप्टर 1 में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल में काफी ज्यादा डिस्कशन और काफी ज्यादा चीजें हैं, और वो पढ़ने के बाद भी बेसिकली आपको इतना ही पता लगता है जितना सामने स्क्रीन पे है। तो इसकी हिस्ट्री बताने का मकसद ये था कि चैप्टर ज्यादा होने पे आपने परेशान नहीं होना। अगर आप कहें नहीं जी सर 7 में से 3 चैप्टर तो पेस्टल के हैं, तो इसका मतलब पेस्टल तो बहुत जरूरी हो गया। तो इसी तरह से पहले 9 में से 6 चैप्टर्स होते थे इसके, और ये उस वक्त भी इतना जरूरी नहीं था, क्योंकि ये एक मॉडल है। ये ऐसे ही जैसे वैल्यू चेन एनालिसिस में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स पे एक अलग चैप्टर बना दिया जाए, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स से अलग चैप्टर बना दिया जाए, और वो सारा करने के बाद आपको पूरा जो मॉडल समझ आए वो यही हो कि हाँ भाई 5 बातें होती हैं। तो इसलिए एक ओवरऑल पहले आइडिया लेते हैं पेस्टल का, और फिर अनफॉर्चुनेटली चूंकि किताब ने अन्यवा डिस्कशन की हुई है, तो हम चैप्टर्स में उतरेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा क्विकली चीजों को देखते चले जाएंगे। इतना क्विकली भी नहीं कि आपको समझ ना आए, समझेंगे। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये एक लेक्चर जो है वो बेस बन जाए। कभी भी आप इन 3 चैप्टर्स को देख के आपका मुंह बन जाए और आप कहें यार इन सब में कैसे जान छुड़ाऊं, तो आप सिर्फ ये इस क्रैश की वीडियो को एक दफा प्ले कर लें 1.5 पे करके, आपको हौसला हो जाए कि हाँ भाई मेरा पेस्टल तैयार हो गया।
पेस्टल क्या है? जिस तरह से हम पोर्टर 5 फोर्सेस में कहते हैं 5 फोर्सेस होनी चाहिए, फलाना में कहते हैं 4 चीज होनी चाहिए, उधर कहते हैं 5 सवाल होने चाहिए, उसमें कहते हैं 7 सवाल होने चाहिए। तो इसी तरह से आपने अपनी जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखना है तो आपने दो कॉन्टेक्स्ट में देखना है। यानी अगर मैं अपने सिलेबस का थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करूं, एक रफ सा मैप अगर बनाए हम, BIA मैनेजरियल की अगर हम बात करें, तो इसमें एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। एक्सटर्नल एनालिसिस को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, पेस्टल एनालिसिस, कंपेटिटर एनालिसिस। चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक पेस्टल एनालिसिस है, चैप्टर नंबर 4 कंपटीशन का एनालिसिस है, चैप्टर नंबर 5 इंटरनल एनालिसिस है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम दो डायमेंशन में डिवाइड करते हैं, एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी। एथिक्स चैप्टर नंबर 6 और सस्टेनेबिलिटी चैप्टर नंबर 7। तो अगर मैं अपने सिलेबस की मैप की बात करूं तो हमारे सिलेबस ने 3 जगह पे काम किया। आपने जब बिजनेस को मैनेज करना है तो आपने बाहर की दुनिया को मैनेज करना है, आपने अंदर के बिजनेस को मैनेज करना है, और आपने देखना है कि समाज पे आपकी क्या जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारियां दो तरह की हैं, एथिकल, बिजनेस को होना है, और बिजनेस से सस्टेनेबिलिटी की केयर करनी है। तो ऐसे में एक्सटर्नल एनालिसिस में इस वक्त हम पेस्टल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। हमने एक्सटर्नल एनालिसिस में देख लिया हमारा कंपेटिटर क्या कर रहा है, वो हमें समझ आ गया। अब हमने देखना हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या कुछ हो रहा है। इसको एनवायरमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं, इसको पेस्टल एनालिसिस भी कहते हैं। कुछ जगह पे थोड़ा सा शॉर्ट वर्ड्स में भी होता है, पेस्ट एनालिसिस भी होता है, इसमें से एक दो चीजें खत्म हो जाती हैं। कई दफा स्लेप्ट एनालिसिस भी होता है, लेकिन फिलहाल चूंकि किताब पूरा पेश कर चुकी है तो हम पढ़ेंगे पेस्टल को। पेस्टल एनालिसिस क्या करेगा? आपकी एनवायरनमेंट को देखिएगा। जब एक बिजनेस ने काम करना है तो सिर्फ अपने कंपेटिटर्स को नहीं देखना, बल्कि ये देखना है कि उसके इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट जो है वो क्या कर रही है। बिजनेस एक बंद डब्बे में काम नहीं करता। बिजनेस अपनी प्रेमिसेस में आके ताले लगा के बाहर की दुनिया से महफूज नहीं हो जाता। हर बिजनेस जो बिजनेस कर रहा है वो हमेशा अपने इर्द गिर्द इन सारे फैक्टर से मुतासिर होता है। उसके इर्द गिर्द पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं, मुल्क में पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, पॉलिटिकल ग्रुप की स्कूल ऑफ थॉट क्या है, वो चीजों को किस तरह से लेके चल रहे हैं, वो क्या पॉलिसीज बना रहे हैं, वो किस तरह की स्ट्रेटेजीज रखते हैं, वो उनका रुझान किस तरफ ज्यादा है, वो टैक्स ज्यादा कलेक्ट करना चाहते हैं, वो बिजनेस को रोकना चाहते हैं, बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, वो बिजनेस पे किस किस्म की पाबंदियां लगाते हैं। ई से आपके इर्द गिर्द इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या चल रहे हैं, गुर्बत अमारत कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के क्या हालात हैं, इन्वेस्टर्स के क्या हालात हैं, पैसों के क्या मामला चल रहे हैं मुल्क में। ये डिफाइन करेंगे कि आप किस तरह से अपनी चीजों को लेके चल सके। सोशल बताएगा समाजी चीजें, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कैसे हैं, उनके सोचने का नजरिया क्या है, उनका मजहब क्या है, उनका तहजीब व तमद्दुन क्या है, वो किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, वो किस किस्म की बातें करते हैं, उनकी महफिल किस तरह की होती हैं, वो उनके खाने पीने की क्या आदतें हैं, उनके जीने की क्या आदतें हैं, उनकी छुट्टियों करने का क्या रुझान है। जो समाज कर रहा है आपने उसको भी देखना है, क्योंकि एक बिजनेस अपने समाज को बगैर कंसिडर किए काम नहीं चला सकता। देन आपने देखना है कि टेक्नोलॉजी कहाँ पे जा रही है, किस हद तक डिस्टॉर्शन आ चुकी है दुनिया में, क्या क्या चीजें आ गई हैं, आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अफेक्ट कर रही है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, आपकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको किस किस लेवल पे अफेक्ट कर रही है। टी में देखेंगे। ई में आप फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब, एक मिनट में जरा एक ई, इकोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल एनवायरनमेंट, आपका क्लाइमेट क्या है, आपको कोई वेदर के प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे, कोई सैलाब आपको तंग तो नहीं कर रहा,
कोई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको मसलो मसाइल तो नहीं हो रहे, क्या आप पोल्यूशन तो नहीं क्रिएट कर रहे, जो इर्द गिर्द की फिजिकल एनवायरनमेंट है आपने इसको भी कंसिडर करना है। और देन लॉज एंड रेगुलेशंस जो आप इफेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम बिजनेस में हैं तो हमें देखना होगा हमारे इर्द गिर्द लॉ क्या कहता है, लॉ के क्या रूल्स है, हमने उसके मुताबिक किस तरह से लेके चलना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एसबीआई में भी बैठे हुए हैं तो हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि हमें कॉलेज चलाने से रिलेटेड कौन कौन से लॉ को देखना है। फिर हमने देखना है इस वक्त जो है ना, फॉर एग्जांपल कॉलेज में हमने देखना है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी क्या चाह रही है, पॉलिटिकल पार्टी चाह रही है जी बसंत हो जाए शहर में। जब शहर में बसंत हो तो हमें उसे कंसिडर करना होगा, देखना होगा कि हमारे इर्द गिर्द अगर पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट ये चल रही है और हम उसको डिस्टर्ब करेंगे या उससे पंगा लेंगे तो अल्टीमेटली हमें नुकसान होगा। इकोनॉमिक सिचुएशन क्या चल रही है मुल्क में, हमारे पास किस तरह के लोग आ रहे हैं, उनके माली हालात क्या हैं, मुल्क के अंदर लोगों की बाइंग पावर क्या है। अगर इसे नहीं देखेंगे तो हम तो फीस बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन हमें देखना है कि हमारे पास जो सोशल क्लास आ रही है, हम लोग जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं वो लोग नहीं है जो लाखों रुपया खर्च करते हैं अपनी एजुकेशन के ऊपर, जो एक एक सेशन में एक एक सेमेस्टर का 2.5 3 4 लाख रुपया पे कर रहे हो, या वो मेडिकल कॉलेज में जाके 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो। तो हमने इकोनॉमिक सिचुएशन को भी देखना है, फिर हमने सोशल फैक्टर्स को देखना है, आप लोगों के जज्बात क्या हैं, एहसासात क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कितने पेपर आपके लिए पिक करना सही होता है, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। तो जब टीचर को समझ आ जाता है कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा हुआ है मैं उसे होमवर्क भी दूंगा तो ये नहीं करके आएगा, तो अगले दिन शरीफ आदमी खुद ही से होमवर्क भी कराना शुरू कर देता है। तो अब टीचर को समझ आ गया कि मतलब बच्चों को अगर मैंने सिर्फ अकाउंटिंग समझा दी और कहा बच्चों ये सवाल घर से कर लाना, जो प्रॉब्लम हो मेरे से आके डिस्कस कर लेना, तो टीचर की जिंदगी तो बड़ी आसान हो जाए। 1 घंटे की क्लास हो और कुछ काम टीचर करे और कुछ काम आपको दे। लेकिन टीचर को पता है कि मेरे सामने जो ऑडियंस है वो इस तरह के हैं जो चाहते हैं कि बस टीचर हाथ पकड़ के चलना सिखाए, टीचर खुद ही मेहनत कर दे। और उसको ये भी पता है कि इन बच्चों ने अगर वीडियो भी देखनी है तो वीडियो के बीच में भी 5 काम करने हैं, वो भी पता नहीं ध्यान से देखनी है देखनी है। तो टीचर बेचारे बातों को रिपीट कर रहे हैं, लेक्चर के बीच में 3 दफा दोबारा से बता रहे होते हैं ताकि लोगों के दिमाग तक बात पहुंच जाए। सोसाइटी को देखना बड़ा जरूरी है, किस किस्म के लोग हैं, किस एज के लोग हैं, क्या उसकी वो है परसेंटेज है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ओ लेवल से आए हुए कितने हैं, मैट्रिक इंटर से आए हुए कितने हैं, अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं, वो सारी चीजें सोशल में देखते हैं। तो फिर टेक्नोलॉजी, हम बगैर टेक्नोलॉजी के नहीं वो कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में ऑनलाइन क्लास चल रही है और हम कहें जी हम ऑनलाइन क्लास देते नहीं, वो क्या चीज होती है, हम तो बोर्ड पे पढ़ाएंगे, तो गलत हो जाएगा। अगर हम आपको पोर्टल पे डाउनलोड की ऑप्शन नहीं देंगे तो आप कहेंगे जी फलाना फलाना जगह पे पोर्टल पे डाउनलोड की ऑप्शन मिल रही है, आपके यहाँ डाउनलोड की ऑप्शन नहीं मिल रही, तो उससे आप ऑफेंड होंगे। तो टेक्नोलॉजी को समझना भी जरूरी होगा और हमारे ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रही है ये भी देखना होगा। देन हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट, स्मॉग आती है हमें फर्क पड़ता है, शदीद तरीन बारिशें होती हैं, कॉलेज में बच्चे नहीं आ पा रहे होते। तो टेक्निकली हम हैं तो एक अनक्लोज्ड इदारा, लेकिन मौसमी तगय्युर और तबदुलात हमें अफेक्ट करते हैं। लॉ, गवर्नमेंट कह देता है जी पीछे आपने जो है ना वो नहीं करना, पीछे रेजिडेंशियल इलाका, ये फ्रंट वाली पट्टी कमर्शियल है, अगर आप पीछे कैंपस बनाएंगे तो आप एक गैर कानूनी हरकत करेंगे और फिर हम आपके कॉलेज को नहीं चलने देंगे, या आपको बड़ी हैवी फाइन पेनल्टीज वगैरह होंगी। तो लॉ को समझना होगा हमें। तो पेस्टल एनालिसिस में आप क्या करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। तो पेपर में दिस कैन हैपन कि एक बड़ा सा सवाल आ जाए और वो कहें ये कंपनी है और उसको ये दरपेश मुश्किलात हैं, जरा पेस्टल एनालिसिस के मुताबिक इन सारे फैक्टर्स को कैटेगराइज कर दो। तो आप उसमें जो पॉलिटिकल रिलेटेड बात होगी वो पी में डाल देंगे, जो इकोनॉमिक वाली बात होगी वहां डाल देंगे। तो ऐसे में आपको इन सब का पता होना चाहिए। तो शायद किताब में हार्डली 3 या 4 सफ़े में ये सारी बातें समझाई जा सकती थी, बट चूंकि किताब ने इस पर ज्यादा डिटेल से डिबेट की है, ऑल्दो वो जो डिबेट उन्होंने की है वो बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली नहीं है, लेकिन स्टिल हम फिर उस डिबेट को एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। क्या ओवरऑल वर्ड पेस्टल समझ आ रहा है? अब एक एक करके इसमें देखते हैं। मेरा पहला टारगेट है कि हम वो उधर वाले TEL और फिर उसके बाद इसको रिवर्स चलते हैं, लेट्स अप कर लेते हैं। वाह, लेट्स अप, ठीक है। लीगल, इकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, एंड पे देख लेंगे उसको आगे पीछे करना है। लेट्स अप, लेट्स पी, लेट्स अपी,
लेट्स, ठीक है नहीं हो रहा, चलें कोई बात नहीं, लेट्स तक तो समझ आ रहा है ना, तो लेट्स कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे ई और पी के साथ क्या करना है। लीगल से शुरू करते हैं, बेइज्जती हो गई, फिर से लीगल से शुरू करते हैं, फिर से बेइज्जती हो गई, फिर से लीगल से शुरू करते हैं। यस, कानून, कानून की किताब और किताब के नीचे रखे हुए डॉलर्स और कानून का हथौड़ा। लीगल फैक्टर्स वो बता रहे हैं कि कानून की अहमियत पैसे से भी ऊपर है और कानून इंप्लीमेंट करने वाले कानून से भी ऊपर है। तो एक तस्वीर ने सब कुछ बता दिया। लीगल फैक्टर, बिजनेस ने अपने इर्द गिर्द की लीगल फैक्टर देखने हैं। किताब जज्बाती हो गई, थोड़ी सी बात लीगल की, फिर उसने सोचा चलो बच्चों को याद कराना शुरू कर देते हैं कि लॉ कौन कौन से होते हैं। तो इन चैप्टर्स में आके ना ज्यादा दुखी नहीं होना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ी जा रहे हैं। बस किताब बनाने वाले भाई ने जरा एक अच्छा सा मसाला तैयार करके हमें देना था, चैट जीपीटी सामने मौजूद था और जो है वो जो मिलता गया वो उठा के डालते गए। बिजनेस में लेजिस्लेशन का क्या रोल है? क्या रोल है बिजनेस में? कानून बिजनेस को कैसे कैसे डिफाइन करता है? एक बिजनेस को कानून क्यों देखना है? कानून के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए उसका कोई बिजनेस, बस कुछ लिमिट्स लगा सकते हैं, कुछ जगह लाइसेंसेस की जरूरत पड़ सकती है और कुछ टैक्स लॉज वगैरह आपको अफेक्ट कर सकते हैं, लेबर लॉज वगैरह देखने पड़ सकते हैं आपको हैपनिंग करते हुए। एम्प्लॉय से रिलेटेड आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, कस्टमर से रिलेटेड देखनी पड़ेंगी, प्राइसिंग से रिलेटेड देखनी पड़ेगी, अपनी कौन सी प्लेस ऑफ बिजनेस उससे रिलेटेड देखनी पड़ेगी। तो लॉ बिजनेस को कई तरह से अफेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा लॉ कई दफा एक बिजनेस को इलीगल या लीगल डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कुछ बिजनेसेस पे, लोगों के राइट्स और ड्यूटीज को रेगुलेट कर सकते हैं कि ये चीज इस तरह से होगी, बिजनेस की गंदी सर्विसेज से लोगों को हार्म ना हो उसके बचाव के लिए वो काम कर सकते हैं, एम्प्लॉइज से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, इन्वेस्टर क्रेडिटर कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन हो सकती है, बिजनेसेस और सप्लायर्स की आपस की डीलिंग को रेगुलेट कर सकते हैं और कंपटीशन के लिए कुछ अच्छे लॉज बना सकते हैं। तो एक लेजिस्लेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यकीन माने सिर्फ इतना भी लिखा होता तो ये लीगल फैक्टर हमारे कवर हो जाते हैं कि लॉ मुख्तलिफ तरीके से आपको चीजें अफेक्ट करता है और आपको फिर लॉ को इसलिए देखना होता है। तो यहाँ किताब ने कहा कि अब आपको बताते हैं डिफरेंट तरह के लॉ जो पाकिस्तान में बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं वो कौन से हैं। कंपनीज लॉ, उन्होंने कहा जी आपने पाकिस्तान में पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट होता है जो एसईसीपी ने इशू किया है। कंपनीज एक्ट जो है शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स वगैरह को बचाने की कोशिश करता है। कंपनियों को रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है और जो कंपनियां नॉन कंप्लायंस करेंगी उनको पेनल्टीज पड़ जाएंगे। फिर सोचा आपको पार्टनरशिप का लॉ भी याद करा दें। पार्टनरशिप का एक लॉ है जो पाकिस्तान में पार्टनरशिप्स कैसे बनेंगी, उनके क्या राइट्स होंगे, वो कैसे रजिस्टर होंगे, वो एक दूसरे के साथ कैसे चलेंगे, ये सारी बातें हमें बताता है पार्टनरशिप का लॉ। तो अब अगेन ये लाइनें याद नहीं करनी, सिर्फ एक दफा पढ़ लेना है, किताब सिर्फ इंट्रोडक्शन करा दी कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ लॉज हैं जो मुख्तलिफ चीजों को डील कर रहे हैं। हालांकि शायद मकसद ये नहीं था कि लॉज का इंट्रोडक्शन कराया जाए, मकसद ये था एक लॉ बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है। तो इन चैप्टर्स को पढ़ते हुए आपने कोई भी चीज जब समझनी है तो आपने बिजनेस का उसका इंपैक्ट देखना है कि बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होगा। तो कंपनी लॉ को पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि कंपनी लॉ इस तरह से इंपैक्ट करता है कि अगर आप एक कंपनी बना के पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आपको ये लॉ फॉलो करना होगा। आप अगर एक पार्टनरशिप बना के पाकिस्तान में चल रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप के लॉ को देखना होगा। एम्प्लॉयमेंट लॉ, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मुख्तलिफ चीजों को डील करते हैं। यस, ये चीज थोड़ी सी ऐसी है जो आप लोगों ने अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी हुई। मिनिमम वेज से रिलेटेड लॉ हो सकता है कि जी आपने आरडी कम से कम इतने पैसे देने हैं, मंथली कम से कम इतने पैसे देने हैं, इसके ऊपर कानून हो सकता है। वर्किंग कंडीशन हो सकता है, एक वक्त में आपने कितने आवर्स काम करवाना है, कितने आवर्स काम नहीं करवाना। बहुत सारी प्रोडक्शन के अंदर रोस्टर सिस्टम होता है, बहुत ज्यादा उनका एक पूरा एक निजाम बनता है कि इतने घंटे काम होगा, फिर इतना रेस्ट होगा, फिर इतना काम होगा, फिर इतना रेस्ट होगा। तो अक्सर जगह 8 घंटे से ऊपर काम करवाना गलत है, अक्सर जगह ओवर टाइम अलाउड है, अक्सर जगह वो कहते हैं नहीं ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि ये बड़ी खतरनाक तरह की चीजें, जहाँ खतरनाक गैसेज होती हैं, जहाँ इस तरह की चीजें होती हैं, जहाँ लोग देर तक ना रहें, तो वहां पे वो एक मैंडेटरी रेस्ट लेके आते हैं। फिर वो कई दफा क्या करते हैं, 5 दिनों के बाद कहते हैं कि एक दफा लगातार इतनी देर तक काम नहीं होना चाहिए। इस तरह के लॉ हो सकते हैं। अनफेयर डिसमिसेबल के ऊपर कि किसी को बिला वजह ना निकाल दिया जाए,
देन अगर आपको किसी एक बंदे को अपने पास से निकाल रहे हैं तो उसको निकालते हुए क्या क्या बेनिफिट्स देने पड़ सकते हैं आपको, उसको किस तरह से डील करना है। डिस्क्रिमिनेशन के लॉ हो सकते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि जी ये मैंने पोस्ट जो है फलाना नस्ल के बंदे को देनी है, ये फलाना नस्ल के बंदे को देनी है, इस पे सिर्फ पंजाबी आएगा, इस पे सिर्फ बलोची आएगा, इस पे जो है ना सिर्फ फलाना फिरके वाला आएगा, इस पे सिर्फ फलाना फिरके वाला आएगा, इस पे सिर्फ मेल आएंगे, फीमेल्स को हम नहीं अपॉइंट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी डिपेंडिंग अपॉन, अगर तो वहां पे नेचर ऑफ द जॉब ऐसी है जो दोनों जेंडर्स कर सकते हैं, नेचर ऑफ द जॉब ऐसी है जो किसी भी कौमियत के लोग कर सकते हैं, नेचर ऑफ द जॉब ऐसी है जो किसी भी हाइट के लोग कर सकते हैं, तो फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। हाँ, अगर कोई फौज ही कहे कि जी हमें बॉर्डर के ऊपर एक बंदा जिसने वो झंडे लहराने वाली वो तकरीब करनी है, वो ऊंचे कद का चाहिए और उस जॉब पे हम छोटे कद का बंदा नहीं लेके आएंगे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि वो उस जॉब की नेचर है कि वहां ऊंचे कद का बंदा चाहिए। तो रात के वक्त अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए और आप कहें मैं फीमेल नहीं मेल को अपॉइंट करूंगा, तो देयर इज सम लॉजिक। लेकिन अगर एक जगह कोई भी जेंडर, एक जगह कोई भी कौम, एक जगह किसी भी हाइट का बंदा, एक जगह किसी भी रंग का बंदा, किसी भी जबान का बंदा अगर एलिजिबल है, तो फिर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर लॉज हो सकते हैं। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जी आपने जेंडर की डाइवर्सिटी बेहतर करनी है, अगर खवातीन को एग्जेक्टिव पोजीशंस पे बिल्कुल जगह नहीं मिल रही तो कम से कम बोर्ड में जो है वो एक फीमेल होनी चाहिए, कम से कम फलाना कमेटी में एक फीमेल होनी चाहिए, कम से कम फलाना फलाना जगह जो है वो फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। देन पाकिस्तान का लॉ ये भी कहता है कि आपने अपनी जॉब्स पे तकरीबन 2.5% के करीब जो है वो उन लोगों को रखना है जो किसी ना किसी वजह से माजूर है, कंपनियों के लिए वाजिब है। तो डिफरेंट तरह के इस तरह के लॉज हो सकते हैं जो एम्प्लॉइज के हवाले से हो। देन हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड लॉज हो सकते हैं। आपने सुना होगा जी वो पंजाब फूड अथॉरिटी काफी ज्यादा आतंक मचाती है, आके पूरे पूरे रेस्टोरेंट सील कर जाती है। क्यों? हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड मुख्तलिफ लॉज हैं, फूड से रिलेटेड लॉज हैं, हॉस्पिटल्स वालों के लिए लॉ है कि आप किस किस्म की दवाइयां रखेंगे, किस तरह की नहीं रखेंगे, क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्या नहीं, हाइजीन कैसी होनी चाहिए, चीजें स्टरलाइज कितनी हुई हो, ये काम कितना सा वो हुआ कितना। हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड डिफरेंट लॉज हो सकते हैं। देन डाटा प्रोटेक्शन के लॉ हो सकते हैं जो बताएंगे कि डाटा की सेफ्टी क्या है, डाटा चोरी करना कैसे कहता है। फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एफआईए बीच में आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है जी आप हमें सिर्फ एक मैसेज करेंगे किसी बच्चे ने आपका पोर्टल चोरी किया, फिर देखें उस बच्चे को क्या उसकी सारी नस्लें याद रखेंगी कि उसने क्या किया। ये तो अगेन कॉलेजेस जिस तरह के बिजनेस में जरा थोड़े शरीफ लोग होते हैं, आप इसी तरह की हरकत किसी और जगह पे जाके करें किसी और के बिजनेस के साथ, वो तो छोड़ेंगे ही नहीं। तो पूरे पूरे लॉज मौजूद हैं जो कि डाटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं। आपका जो ऑनलाइन डाटा है, आपका जो मुख्तलिफ तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको अगर कोई चोरी कर रहा है, उसको अगर कोई गलत तरीके से कॉपी कर रहा है, उसको इधर उधर लेके जा रहा है। आप में से कुछ लोगों ने पुराना अगर बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है 2021 की स्कीम वाला, तो उसमें डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर भी आप लोगों ने कानून पढ़ा होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स वगैरह की भी आपने बात की। तो ऐसे में सिर्फ यही नहीं, आपके भी राइट्स हैं। जब हमारे राइट्स हैं तो आपके भी राइट्स हैं। आपका डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, हमसे लीक नहीं होना चाहिए, हम उसको गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल ना करें, हम उसको मार्केटिंग कंपनीज के हवाले ना करें, हम आपसे जिस पर्पस के लिए डाटा लें उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। तो इसके ऊपर भी डिफरेंट लॉज होते हैं। देन साइबर लॉज, इंटरनेट पे लोग गलत आतंक ना मचाएं, उल्टी सीधी पोस्टें ना करें, दहशतगर्दी को प्रमोट ना करें, किसी के इलेक्ट्रॉनिक सर्वर में एंटर होने की कोशिश ना करें, उसके ऊपर लॉज होते हैं। फिर कंपटीशन के या मोनोपोलीज को कंट्रोल करने के लॉ होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि कंपनियां बहुत ज्यादा अपनी मोनोपोली ना क्रिएट कर लें। हर वक्त पाकिस्तान में एक अच्छा कंपटीशन की इन्वायरमेंट रहनी चाहिए। तो कुछ इस तरह के लॉज हैं जो कंपटीशन और मतलब मोनोपोलीज को डिस्करेज करते हैं और कंपटीशन को एनकरेज करते हैं। तो बहुत सारी जगह पे जब एक नई कंपनी आती है तो पुरानी कंपनियों को वो कहते हैं कि आपने इसको स्पेस देनी है। जैसे एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि जिस वक्त वारिद और ये आ रहे थे, टेलीनॉर आ रहे थे 2005 में पाकिस्तान में, उस वक्त पाकिस्तान में मोबिलिंक जो जैज भी कहलाता है उसकी फुल अजारादारी थी, 10 मिलियन कस्टमर उसके पास था। तो जब ये नए आ रहे थे तो उस वक्त इन्होंने अथॉरिटीज ने मना कर दिया मोबिलिंक को कि आपने 6 महीने तक अपने रेट कम नहीं करने हैं। तो जब ये नई कंपनी आई, ये नई कंपनियां कम रेटों के साथ आई, आके इनको मौका मिला और इन्होंने 6 महीने में 6 मिलियन कस्टमर कर लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई। उसके बाद उन्होंने मोबिलिंक से कह दिया आप अगर रेट कम करना चाहे कोई मसला नहीं। तो 6 महीने तक उनको, वरना जैसी ही कंपनी आती मोबिलिंक 1 रुपए पे अपनी कॉल कर देता और ये 3-4 रुपए ले रहे थे, तो ये बेचारी आके चल ही ना पाती। तो फिर क्या होता है, लॉ इस तरह से भी रेगुलेट करता है कि वो कंपटीशन को प्रमोट करता है, वो सपोर्ट करता है कि कंपटीशन होना चाहिए और किसी एक की मोनोपोली ना बन जाए। तो इसके ऊपर लॉज बने हुए होते हैं।
देन एंटी कोलूजन रेगुलेशन, बहुत सारे लोग मिलजुल के उल्टे सीधे एग्रीमेंट्स ना कर लें, कुछ ऐसे एग्रीमेंट ना कर लें जिससे मार्केट में चीजें खराब हो जाएं। अगर आपने पिछला बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है तो कंपटीशन का एक्ट उसमें मौजूद था और वहां पे हम कहते थे कि जी कंपनियां मर्जर ना कर लें या ऐसे एग्रीमेंट्स ना कर लें जिससे मार्केट को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें। तो इस तरह की रेगुलेशन जो कि 2 या 2 से ज्यादा इदारों को इस लेवल का आपस में कोलूजन या इस लेवल का आपस में जॉइंट वेंचर करने से रोकते हैं जिससे मार्केट तबाह हो जाए। ऐसा ना हो कि 2-3 बड़े प्लेयर आपस में हाथ जोड़ें एक दूसरे का और मार्केट के सारे बाकी प्लेयर बेचारे रोते नजर आए और वो 2 सबसे आगे नजर आ रहे हो। प्राइस कंट्रोल के ऊपर मुख्तलिफ लॉज होते हैं कि जी गंदम इससे ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, चीनी इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, फलाना इस तरह से होना चाहिए। जैसे आईकेएफ हमें कहता है कि हैंड्स ऑन कोर्स आपने पीपी 15,000 से ऊपर का नहीं बेचना, तो मैक्सिमम प्राइस सेट कर दे, उससे नीचे आपने जो करना है करें, लेकिन उससे ऊपर कोई भी कॉलेज नहीं जा सकता। कॉलेज जितना मर्जी पुराना हो, जितना मर्जी अमीर हो, जितना मर्जी अरबपति हो, जितना मर्जी उसकी बाकी जगह पे जो मर्जी प्राइस हो, लेकिन जहां आईकेएफ ने रेगुलेट कर दिया कि आपने सुपर नहीं जाना, वहां सुपर नहीं जा सकते। तो प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड मुख्तलिफ तरह के लॉज एंड रेगुलेशन हो सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड कि जब आप गुड्स वगैरह बेच रहे हो तो उसका टाइटल क्या है, ओनरशिप किसकी है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्वालिटी है, गुड्स के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, पैकिंग पे क्या लिखा होना चाहिए, बेचने वाले को क्या पता होना चाहिए, खरीदने वाले को क्या पता होना चाहिए, उसके बारे में लॉज है। देन कॉपीराइट, पेटेंट्स और लाइसेंसेस से रिलेटेड, अगर मेरी एक किताब है तो उसका कोई कॉपीराइट अगर मैं रजिस्टर कराऊं तो कोई मेरी किताब में से कोई चीज कॉपी करेगा, कोई चीज चोरी करेगा तो मैं उस पर केस कर सकता हूँ कि तुमने मेरी मेहनत जो है तुमने चोरी कर ली। देन पेटेंट्स, फार्मूले वगैरह, दवाइयों में खासतौर पे आपके फार्मूले होते हैं, फार्मूले सिक्योर होते हैं, आप उनका पेटेंट रजिस्टर करा लेते हैं तो कल को आपने जो दवाई रिसर्च की थी किसी और ने वो दवाई कॉपी कर ली, आप उस पर केस कर सकते हैं। फिर लाइसेंसेस वगैरह होते हैं कि जी इस जगह ये लोग ऑपरेट कर सकते हैं जिनके पास ये वाला लाइसेंस है, जिनके पास वो लाइसेंस नहीं होगा उनको ऑपरेट ही नहीं करने दिया जाएगा। तो डिफरेंट तरह के लॉ आपको डिफरेंट तरीके से अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब लीगल एनवायरनमेंट में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप एक मुल्क के लीगल सिचुएशन को देख रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी होगा कि क्या यहां मेरे पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेसिकली क्या कहलाता है कि आप किसी जगह आराम से बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है बिजनेस शुरू करते वक्त, लेकिन जब आप चला रहे हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बुरी तरह से तबाह है। बाहर बिजनेस शुरू करते हुए मौत पड़ जाती है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब शुरू हो जाए तो फिर बहुत आसान है। तो जब भी आप जिस मुल्क में बैठे हैं आप देखें इस मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी है, यानी बिजनेस को रजिस्टर कराना कितना आसान है, लाइसेंस लेना कितना आसान है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना कितना आसान है, बिजनेस का बैंक अकाउंट खुलवाना कितना आसान है, बिजनेस के लिए चलना कितना आसान है, बिजनेस को के साथ अगर नाइंसाफी हो तो बिजनेस कौन सी अदालत में जा सकता है, अपने आप को कैसे बचा सकता है। ये डिफरेंट तरह की चीजें जो है वो देखी जाती हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो अगेन ये प्रैक्टिकल बात है कि पाकिस्तान में बिजनेस शुरू करना इज एज सिंपल एज कि आप एक रेडी पे सामान डाल के और मार्केट में निकल आए और कोई कुछ अर्से बाद आके आपको कहे यार ये तुम यहाँ रेडी लेके खड़े हुए हो, ये जगह तो मना है, आप कहें यार ये 500 रुपए पकड़ो चाय पी लेना, खत्म कहानी। कहीं भी कोई भी दुकान खोल के कोई भी कारोबार शुरू कर दे, कोई जहरीली गैसें बेचना शुरू कर दे, आप कहीं भी दुकान खोल के मसले कोई नहीं, कोई लंबी चौड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं है, लंबी चौड़ी अथॉरिटीज इन्वॉल्व नहीं है, लंबी चौड़ी परमिशन नहीं लेनी, ज्यादा से ज्यादा कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आएगा उसके साथ प्यार मोहब्बत कर ले। लेकिन क्या होगा, जो बिजनेस शुरू गलत तरीके से हुए हैं उनको फिर आगे प्रोटेक्शन भी उस तरह से नहीं मिलती। तो बाहर एक बिजनेस शुरू करने से पहले 1.5 साल तक तो आप मुख्तलिफ तरह के लाइसेंसेस और पता नहीं कौन कौन से प्रोसेस से गुजरते रहते हैं। उसके बाद जब आप इतनी जगह रजिस्टर होते हैं, इतनी जगह पे आपने चीजें पे की हुई होती हैं, देन वो अथॉरिटीज आती हैं और फिर बिजनेस को प्रोटेक्ट करती हैं अपने कस्टमर और एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट और कस्टमर को प्रोटेक्ट करते हैं बिजनेस से। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो चाहती है कि एक लीगल सिस्टम अच्छा हो जहां पे एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही हो और चीजें बड़े अच्छे तरीके से चल रही हो। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक का बिजनेस रेडी रैंकिंग है 2024 उसका जिक्र है। पुराने जमाने में इंडेक्स होता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, उसको खत्म करके फिर वर्ल्ड बैंक एक नई चीज लेके आया विच वाज बी रेडी, यानी कि बिजनेस रेडी रैंकिंग। कौन सा मुल्क कितना बी रेडी है, कितना रेडी फॉर बिजनेसेस है, आप उसको देखते हैं। तो फर्स्ट बी रेडी रिपोर्ट जो है उसने 50 इकोनॉमीज को कवर किया पायलट फेज में, और वो देखना चाह रहे थे कि चीजें किस तरह जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसमें और मुल्कों को भी लेके आ रहे हैं। इसमें 21 क्वेश्चन और डाटा कलेक्ट किया बिजनेसेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह से, और उसके बाद उसमें जो है ना इन्होंने कुछ 10 टॉप जो टॉपिक्स हैं उसमें बताया कि किसी भी मुल्क में बी रेडी, कोई भी मुल्क कितना बी रेडी है वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा इन सारे फैक्टर से। वहां एंट्री बिजनेस की कितनी आसान है,
वहां बिजनेस को लोकेशन कोई मिलना कितना आसान है, वहां यूटिलिटी सर्विसेज वगैरह, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में गैस का कनेक्शन 3-4 साल लग जाएंगे आपको, उसके बाद गैस का कनेक्शन मिलेगा, लेकिन बिजली का कनेक्शन फौरी मिल जाएगा। वासा का कनेक्शन थोड़ी सी दिक्कत से मिल जाएगा। तो अगेन हो सकता है किसी मुल्क में आपको कनेक्शन मिलता ही ना हो नया, वो कहें जी अब हमने नया कनेक्शन नहीं देना। हो सकता है किसी मुल्क में आप आज अप्लाई करो, तीसरे दिन सारे कनेक्शन मिले हुए हो। तो बिजनेस में एंटर होना, बिजनेस की लोकेशन, उसकी यूटिलिटी सर्विसेज, फिर लेबर से रिलेटेड क्या रेगुलेशन, लोगों को हायर करना, वेजेस वगैरह के हवाले से, फाइनेंशियल सर्विसेज आप कैसे अवेल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। अब जैसे पाकिस्तान में आपने दूसरे मुल्क से ट्रांजेक्शन करनी है, मैं कोई भी अमाउंट अगर दूसरे मुल्क पे करूंगा तो उसके ऊपर पहले जो है वो पड़ेगा 5% एडवांस टैक्स, पहले तो 4% उस पे वो कन्वर्जन की एक्स्ट्रा फी पड़ेगी, जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उस पे 4% ऊपर पड़ेगा, फिर 5% एडवांस टैक्स पड़ेगा, फिर उसके ऊपर एफईडी पड़ेगी। तो एक ट्रांजैक्शन मुझे 10.5% महंगी मिलेगी। तो अगर आप में से भी कभी किसी ने इंटरनेट पे कोई बाइंग की हो तो जितनी प्राइस आ रही होती है उससे फिर आपको 10-10.5% एक्स्ट्रा पड़ती है। तो ऐसे में वो बिजनेस जो पाकिस्तान रह के दूसरे मुल्कों से डील करना चाहता होगा, जिसका 10% उड़ जाए इन चार्जेस में, उसका तो मार्जिन ही खत्म हो गया। तो आपका मुल्क इंटरनेशनल ट्रेड को लेके किस तरह से वो करता है, टैक्सेशन के वहां पे क्या रूल्स रेगुलेशन है, या बिजनेस के टैक्सेशन जो है वो अच्छे खासे हाई हैं, लेकिन यूरोप से बहरहाल कम है, वहां पे 50-55% पड़ रहा होता है, यहाँ पे तकरीबन हम 20 से 30% की स्लैब के बीच में होते हैं। लेकिन बिजनेसेस जब दुबई में जाते हैं वहां 5% टैक्स पड़ता है। तो कुछ मुल्कों में बिल्कुल टैक्स हेवन है, वहां सिरे से टैक्स नहीं पड़ता, तो वहां पे बी रेडी वो ज्यादा है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, झगड़े होंगे तो किस तरह से रिजॉल्व होंगे, मार्केट कंपटीशन में आपको कितना सपोर्ट करती है, और बिजनेस अगर डूब रहा हो, इंसॉल्वेंट हो रहा हो, तो मुख्तलिफ चीजें आपको किस तरह से सपोर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली 10 की टॉपिक्स हैं जिसका जिक्र हुआ है। यानी अब इस पूरे लीगल में जो हमने सारी डिस्कशन की है, अगर कोई 2 टोटल काम की बातें हैं तो एक ये है, ये 10 कैटेगरीज, और एक वो जो सबसे शुरू में हमने देखा था कि बिजनेसेस को लॉ कैसे अफेक्ट करता है। असल वही है, चूंकि किताब ने बहुत इंफॉर्मेशन दी है तो कम से कम ये 10 कैटेगरीज को आप 2-3 दफा देख लीजिएगा, ताकि आपके जहन में रहे कि अगर एक बिजनेस ने किसी भी मुल्क में जाना है तो हाउ दैट मुल्क इज बी रेडी, हाउ दैट कंट्री इज बिजनेस रेडी। तो क्या लीगल फैक्टर्स की बातें समझ आई? पक्का? कहानी आगे बढ़ाते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर, 2 ई है, एक ई फॉर इकोनॉमिक्स और एक ई फॉर इकोलॉजिकल। इसको एनवायरमेंटल भी बोलते हैं, लेकिन इकोलॉजिकल बोलने से आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप पेस्टल 6 के 6 को भी एनवायरमेंटल बोल देते हैं। तो जब आप बोलते हैं एनवायरमेंट, तो बिजनेस स्टडीज में इसका मतलब होता है ये 6 बातें। तो अगर आप इकोलॉजिकल बोलेंगे तो उसका मतलब होगा फिजिकल एनवायरनमेंट, ये जो फिजिकल हमारे इर्द गिर्द के मौसम, ये हमारे जो आबो हवा है, जो हवा, पानी, रिसोर्सेज, ये सारी चीजें ही हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर्स को आपने बस किताब में हल्का सा देख लेना है, क्योंकि आप जब सस्टेनेबिलिटी को तसल्ली से पढ़ चुके होंगे तो उसमें तो इतनी डेप्थ में ये वाली बातें हुई हुई हैं कि ये फिर आपको बहुत ही गैर जरूरी सा लगना शुरू हो जाएगा। इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल वर्ल्ड एलिमेंट जो कि आपके मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन को शेप कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, पोल्यूशन है, वेस्ट है, और सस्टेनेबिलिटी वगैरह की वजह से बिजनेसेस को काफी ज्यादा दुश्वारी हो गई है। तो अब ऐसे में बिजनेसेस को समझना होगा कि वो एनवायरमेंट को डैमेज तो नहीं कर रहे, उनको समझना होगा कि कहीं वो पानी खराब तो नहीं कर रहे, उनको ये समझना होगा कि उनकी वजह से फिजिकल एनवायरमेंट डैमेज तो नहीं हो रही, और अगर डैमेज हो रही है तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, उनके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत थॉरो डिस्कशन इसमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है, यानी कि कल के लेक्चर में। पोल्यूशन लेवल, वो कह रहे हैं पोल्यूशन लेवल जो है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है, और बहुत सारी जगह पे जहां हैवी पोल्यूशन होती है वहां पर बिजनेसेस के ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई जाती हैं। तो पाकिस्तान में जब स्मोक का मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बहुत सारे बिजनेसेस सफर करते हैं, जो भट्टा जलाने वाले हैं, जो वो वाले बिजनेसेस हैं जिनकी कंजम्पशन ज्यादा है, उनके ऊपर बहुत सारी तरह की पाबंदियां लग जाती हैं कि नहीं भाई इस वक्त एनवायरमेंट पहले इतनी खराब है, आप क्या कर रहे हो। तो इसी तरह से आपको पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, फिल्टर्स, वाटर प्योरीफायर, इस तरह की चीजें वो करनी पड़ती हैं। इंडस्ट्रियल हब जो लाहौर, कराची, इस तरह की, उनको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी जाके अटैक कर देती है और उनसे कहती है आप ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ये होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ये होनी चाहिए, फलाना इस तरह से होना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कोई भी बिल्डिंग भी अगर बन रही होती है तो वहां पे उनको वो लगाना पड़ता है कि हमने ईपा से इसको सर्टिफिकेशन ले ली है कि हम ईपा कंप्लाइंट है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो चीजों को रेगुलेट कर रही है कि लोग सही तरीके से चलें। तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस कस्टमर्स के अंदर, जो कस्टमर्स एनवायरमेंट से ज्यादा अवेयर होते हैं, जो समझते हैं एनवायरमेंट को, वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि उनकी कंपनी एनवायरमेंट डैमेज ना करे।
एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। ऐसे में लोग उस तरह के बिजनेसेस को ज्यादा पसंद करते हैं जो एनवायरनमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं। तो ऐसे में एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, फिर एनवायरनमेंट के डिफरेंट लॉज आपको देखने पड़ सकते हैं कि क्या है किस तरह से, और अगेन जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशन भी बीच में आ जाते हैं। कंपनी लॉ कह देता है कि आपने एनवायरनमेंट की पॉलिसी अपने डायरेक्टर रिपोर्ट में बतानी है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस पर बात करता है। तो जो एनवायरनमेंट के लॉज हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे, वो लीगल में भी आ जाएगा और वो एनवायरनमेंट के अंदर भी आ जाएगा। तो आपने अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट को जरूर वॉच करना है कि वो फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से आपके बिजनेस को कोई इंपैक्ट तो नहीं। आपका काम है, आप फसलें काश्त करते हैं, तो आपके बिजनेस को फिजिकल एनवायरमेंटल इश्यूज डैमेज कर सकते हैं। उल्टी सीधी बारिशें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। बड़े खराब किस्म के सैलाब आपके सारे बिजनेस को खराब कर सकते हैं। तो हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस वक्त बहुत ज्यादा वेदर चेंजेस अजीबोगरीब सी हो रही हैं। गलत मौसमों में बारिश हो रही है, बर्फबारी जिस वक्त होनी चाहिए तब होती नहीं, और जब नहीं होनी चाहिए तब टिका के हो जाती है। तो अचानक से अजीबोगरीब से मौसम में अजीबोगरीब सी यालाबारी शुरू हो जाती है। तो इस तरह के केस में अगर आपका बिजनेस एक्सपोज है फिजिकल एनवायरनमेंट से तो फिर आपको ज्यादा परेशानी हो सकती है। अगेन ये बातें ऐसी हैं कि जिसकी डेप्थ में जितना उतरते चले जाएं, इधर तो आई के अपने पूरा चैप्टर बना दिया, सी फाइनल में पूरा सब्जेक्ट बना दिया सस्टेनेबिलिटी को लेके। तो वो अभी बिल्कुल पिछली ही रात हम जो है ना वो 2-2.5 घंटे तक तकरीबन इन्हीं तरह के इश्यूज के ऊपर लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, और अभी तो हमने पूरा सेशन यही बातें करते रहना है। तो इसलिए जो है ना अब यहाँ पे मैं अपने अल्फाज बचाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ इसका इतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। बस आपने इसको एक दफा एक सिंपल रीडिंग दे देनी है, क्योंकि आपने जब सस्टेनेबिलिटी किया होगा तो ये वाला फैक्टर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा। तो इस फैक्टर को तकरीबन हमने झटका कराया, क्योंकि किताब ने भी इसके ऊपर बस एक सफे पे हल्की सी डिस्कशन की है, क्योंकि उनको भी पता था कि हम सस्टेनेबिलिटी ऐड कर चुके हुए हैं। तीसरे फैक्टर की तरफ आते हैं, आईटी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के आपको पास पेपर में सवाल मिल जाएंगे। जब ये 5-6 चैप्टर्स हुआ करते थे पेस्टल के, तो इनमें से एक चैप्टर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को डील करता था, आईटी की बातें होती थी। आईकेएप क्या करता था, उसमें से बहुत सारे सवाल पूछता था। यानी कि इन 6 चैप्टर्स में से भी जब उनका दिल करता था सवाल पूछने का, तो उसी चैप्टर की बारी आ जाती थी। आईकेएप ने उस चैप्टर में से चीजें हटा के डाटा के पेपर में डाल दी। उस चैप्टर को 2 सफे का कर दिया, और एक और चैप्टर था जिसमें डिस्क्रिप्शन की बात थी, उसको भी ऐड कर दिया। तो अब पहले जो हमारी किताब में 12-13 सफे तक आईटी की डिस्कशन हो रही होती थी, अब वो 2 से 4 सफे की डिस्कशन है टोटल। तो जिसने अगर इससे पहले पढ़ा हुआ है और वो इस वक्त रिपीट कर रहा है या इसको रिवाइज कर रहा है, तो उसने ध्यान में रखना है कि आईटी का जो चैप्टर होता था उसके सिर्फ 2 सफे रह गए हैं, बाकी सारे उड़ गए हैं। और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन का एक चैप्टर होता था, वो और ये अब मर्ज होके एक चैप्टर, मतलब एक चैप्टर का एक यूनिट बन गया टेक्नोलॉजी। जब हम आईटी की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि ओवर द ईयर मशीन्स ने इंसान को बहुत सारे कामों से रिप्लेस कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता मशीनें स्ट्रांग होती जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होती जा रही है, और बहुत सारी जॉब्स जो है वो मशीन्स के पास जाती जा रही है। बहुत सारा काम जो है वो कुछ और लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस टाइम पे सीए फाइनल की किताब पे काम करूं, मैं क्या करता हूं, डाटा एक जगह से सर्च करता हूं, फिर एक स्टैंडर्ड को पहले मैं उसको पीडीएफ में स्टैंडर्ड होता है, पहले मैं उसको वर्ड में कन्वर्ट करता हूं, फिर मैं अपने पसंद के अरेंजमेंट में लेके आता हूं। फिर मैं चाहता हूं कि जो हेडिंग और हेडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसका एक टेबल बन जाए, जिसमें हेडिंग इधर आ जाए और साइड पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाए, और डिस्क्रिप्शन बुलेट्स में टूटी हुई हो, ताकि मैं उसके बाद उस पर काम शुरू करूँ। तो होता ये है कि जब किताब पे दिमाग वाला काम करना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा टाइम बचे सबसे पहले उसको नेट से डाउनलोड करने में, फिर उसको पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट करने में, फिर उसके अंदर जो खराबी वगैरह हो गई उसको ठीक करने में, फिर उसको इस फॉर्मेट में लेके आने में, और फिर एक टेबल बनाने में जिसमें हेडिंग लेफ्ट साइड पे आ रही है और अंदर की डिस्क्रिप्शन राइट पे आ रही है, और उसमें भी हर लाइन से अगली लाइन जब शुरू होती है तो एक नेक्स्ट बुलेट लगी और बुलेट पे पहले से फॉर्मेटिंग हुई हुई हो, ताकि उसके बाद फिर मैं उन बुलेट्स को देखूं और उनको आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट स्मार्ट करके नोट्स को जरा और ज्यादा कंसाइज करना शुरू कर दूं। तो पहले ये काम मैं अपने टीए को देता था, वो उसका कचरा कर देता था। उसको जो मैं कहता था कि आप ये काम करो, तो उसका वर्ड पे बहुत ज्यादा हाथ साफ नहीं होता था। टीए से एक्सपेक्टेड है कि उसको जो है वो ये पता हो कि सब्जेक्ट में क्या चल रहा है, किस तरह से। लोग एक्सेल पे तो बेहतर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर थोड़ा सा मसला होता है। तो पहले वो उसे डाउनलोड करे, फिर उसे कन्वर्ट करे, फिर वो जब प्रेजेंट करे तो उसके अंदर फिर इतनी ज्यादा खराबियां होती थी कि फिर मुझे उसको ठीक करना पड़ता था। तो आज मैं उस काम के लिए, मेरे साथ कोई टीम मेंबर नहीं है, क्योंकि मैं चैट जीपीटी पे $20 पर मंथ दे रहा हूँ।
चैट जीपीटी का जो पेड वर्जन है उसमें इतने सारे फीचर्स, इतने जबरदस्त तरीके से, मैं जितनी मर्जी किताबें अपलोड कर दूं, मैं जितनी मर्जी उसे क्यूरीज दे दूं, मैं जितना मर्जी डॉक्यूमेंट्स जनरेट करवा रहा हूं, वो मुझे कुछ नहीं कहता क्योंकि मैंने पैसे भरे हुए होते हैं। तो ऐसे में मैं उसको एग्जैक्टली पूरा लॉ देके कहता हूँ कि ये पूरा लॉ, ये पूरा स्टैंडर्ड है, मुझे स्टैंडर्ड का ये वाला यूनिट पहले वर्ड में चाहिए। फिर मैं कहता हूँ इसमें से ये हेडिंग्स पकड़ो, यानी इसकी ये हेडिंग्स पकड़ो, इसके नीचे की डिस्क्रिप्शन राइट में दिखाओ, एक टेबल बना दो और टेबल में हर लाइन को एंटर दिखा के अगली लाइन दिखा दो और उस पर एक बेसिक बुलेट लगा दो। एक मैंने प्रॉम्प्ट देना है जो लिखने में मुझे 2-2.5 मिनट लगेंगे। जब मैंने अपनी सारी ख्वाहिश उसे बता देनी है, एंटर करके मैं इधर जाके एक ईमेल का रिप्लाई करके वापस आऊंगा, उसने सारा काम किया हुआ होगा, तो मैं उससे आगे चलूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एक बंदा चाहिए था अपनी टीम में जो साथ साथ कंपोजिंग को देखे, जो साथ साथ फॉर्मेटिंग को देखे, जो साथ साथ ये अरेंजमेंट को देखे, और मेरा टाइम बचे और मैं उससे अगले लेवल पे आऊं, तो वो काम तो आईटी ने कर लिया। तो कल को आपको परेशानी होती थी, आप जो है वो इसलिए क्लास में एनरोल होते थे कि भी क्लास भी पढ़ेंगे और कभी कंफ्यूजन होगी हम व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछ लेंगे। तो अब आप वो सवाल जीपीटी से पूछ लेते हैं, जेमिनी से पूछ लेते हैं। तो फिर आप सोचते हैं जब जवाब जेमिनी ने देना है और इसको कभी भी सवाल पूछूं, रात 3 बजे भी पूछूं, उससे जवाब दे देना है, तो मुझे उस ग्रुप में जाने का क्या फायदा? और जब ग्रुप में जाने का फायदा नहीं है तो क्लास लेने का क्या फायदा? क्योंकि लेक्चर तो मैंने देखने ही नहीं है। जब लेक्चर मैंने पूरे देखने नहीं है, सवाल मैंने एआई से पूछ लेने हैं, तो फिर मुझे क्लास लेने का भी क्या फायदा? फिर किसी टाइम पे सोचेंगे मुझे जीने का भी क्या फायदा? हर चीज ही सहूलत। तो ओवर द ईयर मशीन्स ने बड़ी बुरी तरीके से इंसानों को रिप्लेस कर दिया है और बहुत सारे काम जो पहले इंसान कर रहे होते थे वो मशीन्स की मदद से बड़े कम टाइम में हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने तो गेम चेंज किया है। एग्रीकल्चर में जो काम 100 लोग मिलकर कर रहे होते थे, आज एक बड़े लेवल का एक इंडस्ट्रियल मशीन जो है अगर मौजूद हो तो वो 15 दिनों के अंदर वो सारा काम कर देती है जो कि 100 लोग शायद 30 दिनों में कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो अभी भी बहुत सारा देसी निजाम चल रहा है। आप कभी थोड़ा सा सर्च करें बाहर के मुल्कों में जिस किस्म की मशीन्स और जिस किस्म की टूल्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो हार्वेस्टिंग की बेसिक से बेसिक तक डिटेल जो है ना वो मशीन कर देती हैं और आपको उतनी ज्यादा मैन पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। टेक्नोलॉजिकल चेंज का प्रोडक्ट और सर्विसेज पे भी फर्क पड़ता है। तो अब कंपनियों को क्या फर्क पड़ेगा? टेक्नोलॉजिकल चेंज का ह्यूज इंपैक्ट आ गया प्रोडक्ट और सर्विसेज पे। जब इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जब इतना ऑनलाइन वो आया, तो हमारी जो हैपनिंग है वो भी बदल गई। हम जो आप लोगों को जिस तरह से क्लासेस करा रहे होते थे, हमें उसको बदलना पड़ गया। अब क्लास के अंदर कैमरा लगा हुआ है, कैमरा साथ कैप्चर कर रहा है, वो एक पोर्टल पे जा रहा है, उस पोर्टल से भी लोग एनरोल हो रहे हैं। एक दूसरे शहर में बैठा बच्चा अगर देख रहा है तो इसका मतलब है कि जिस तरह से पहले क्लासेस की हैपनिंग होती थी वो तो बदल गई, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज ने एक हमें ओवरऑल चेंज की तरफ मजबूर कर दिया। तो फिर हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं इससे बिजनेसेस पे क्या 3-4 इंपैक्ट आ रहे हैं। तो एक तो बड़ा इंपैक्ट है डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मतलब होता है आप अपने रिसोर्सेज कट डाउन कर रहे होते हैं। डाउन साइजिंग को लोग अक्सर समझते हैं एम्प्लॉइज निकालना। डाउन साइजिंग का एक मतलब एम्प्लॉइज निकालना भी होता है, लेकिन डाउन साइजिंग का असल मतलब होता है रिसोर्सेज कम करना। तो अगर आप अपने रिसोर्सेज कम कर रहे हैं, आप अपने डिविजन्स कम कर रहे हैं, आप अपनी ब्रांचेस कम कर रहे हैं, अब बैंक की जिंदगी आसान हो गई। पहले बैंक कहते थे एक ऐसी जगह जो 2 कनाल की बिल्डिंग होती थी जहां पे इतने सारे डिपार्टमेंट होते थे और एक कस्टमर मुख्तलिफ जगह पे जाता था तो उसके काम होते थे। आज बैंक 3 मरले की एक जगह पे भी आ जाता है। सिर्फ एक विंडो निकालते हैं दुनिया से डील करने के लिए, बाकी उनका काम सारा ऑटोमेशन पे चल रहा होता है। तो बैंक्स को जब इतनी ऑटोमेशन मिल गई और जब मैक्सिमम काम ऐप पे होना शुरू हो गया और कस्टमर्स ने घर बैठे बैठे बिल भरने शुरू कर दिए, घर बैठे बैठे ट्रांजैक्शंस करनी शुरू कर दी, तो बैंक के बहुत सारे काम तो सिमट गए। जब सिमट गए तो कुछ बंदे भी कम करेंगे, कुछ ब्रांचेस भी कम करेंगे। पहले एक अगर इलाके में 3 ब्रांचेस होती थी तो अब उस इलाके की 3 को मर्ज करके एक ब्रांच बना देंगे। बिल्डिंग भी छोटी में शिफ्ट हो जाएंगे, चीजों को भी ऑनलाइन ले जाएंगे। इवन मशरक बैंक पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और सिर्फ ऑनलाइन है। सोचें, मतलब एक बैंक पूरा का पूरा सिर्फ ऑनलाइन है। तो इसका मतलब है कि गेम इस लेवल पे जा चुकी है कि एक फिजिकल एग्जिस्टेंस ना रखने वाला बैंक भी पाकिस्तान में बैंकिंग बिजनेस कर रहा है। तो डाउन साइजिंग चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। तो अब ऐसे में अगेन ये फैक्टर्स हैं। हम पेस्टल की अगर बात करें, हमें पहले लीगल और सोशल फैक्टर की वजह से पीछे वाली बिल्डिंग छोड़नी पड़ी कि कानून भी था और दूसरा आसपास जो है वो जो रिहाइश पजीर लोग थे वो कहते थे ये हमारा रिहायशी इलाका है, ये आपने क्या यहाँ पे जनाब इतने सारे बच्चे हर वक्त जो है ना यहाँ पे आते हैं और खामखा पढ़ने की बातें कर रहे होते हैं। बच्चे पढ़ जाएं तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो ये लीगल या सोशल फैक्टर्स तो थे ही थे,
लेकिन फर्ज करें वो फैक्टर ना भी आते तो शायद एक आध सेशन में हम खुद ही सोचते कि यार जब बच्चों ने चले ही ऑनलाइन पे जाना है ज्यादा से ज्यादा, तो हम क्यों दो कैंपसेस के सारे ओवरहेड बेयर करें जब बच्चों ने फिजिकली आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होके और ऑनलाइन पे ही मूव कर जाना है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की वजह से वी हैड टू डाउन साइज। थैंक्स टू एलडीए उसने उससे पहले ही हमें डाउन साइज करवा दिया कि ठीक है जी, वो जो है ना हम मतलब कानूनी तौर पे पीछे मना है, तो हमने कहा ठीक है आगे कानूनी तौर पे भी सब सही है और बच्चे जब जा भी ऑनलाइन में रहे हैं तो ठीक है, हम फिर डाउन साइजिंग की तरफ आ जाते हैं। तो डाउन साइजिंग समझ आया। डी लेयरिंग, मैनेजमेंट की लेयर्स खत्म हो जाती हैं। पहले क्या होता था, हजारों लोग ब्रांचेस में काम कर रहे होते थे बैंक की, फर्स्ट करें 500 ब्रांचें हैं, उस 500 ब्रांचों में 50,000 बंदा काम कर रहा होता था। वो सारे रिपोर्ट कर रहे होते थे अपने ब्रांच के मैनेजर को, और ब्रांच के मैनेजर के पास पूरी ब्रांच की समरी आ रही होती थी। फिर क्या होता था, 10-10 ब्रांचेस अपनी समरी भेजते थे एक रीजनल मैनेजर को, एरिया मैनेजर को, जिसके पास 10-10 ब्रांचेस होती थी। तो फॉर एग्जांपल इन 500 ब्रांचेस के ऊपर 50 एरिया मैनेजर्स होते थे जो कि जिनके नीचे 10-10 ब्रांचेस होती थी जिनसे वो डाटा लेते थे। फिर ये 50 लोग ऊपर के 5 लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, ऊपर के 5 लोग ऊपर के एक बंदे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। तो टेक्निकली ब्रांचेस का डाटा पहले मैनेजर तक जाना, फिर मैनेजर से एरिया मैनेजर तक जाना, फिर वहां से रीजनल मैनेजर तक जाना, वहां से प्रोविंस मैनेजर तक जाना, वहां से चीफ एग्जीक्यूटिव तक जाना। ये दरमियान वाले लोग कुछ नहीं कर रहे होते थे, ये सिर्फ नीचे वाला डाटा उठा के ऊपर तक प्रोवाइड कर रहे होते थे। विद टेक्नोलॉजी जब ब्रांच पे हुई हुई एंट्री फौरन से हेड ऑफिस को अपडेट कर दे और वो सारी समरियां एक क्लिक पे जनरेट हो जाएं, तो वो जो एरिया मैनेजर पूरे महीने काम करता था वो तो एक दिन के 2 घंटे में हो जाएगा। तो फिर अब क्या होगा, 50 ब्रांचेस के ऊपर एक बंदा अपॉइंट कर देंगे, उसके पास सारी समरीज आ रही होंगी और जहां जिस ब्रांच पे उसने कोई डिसीजन लेना होगा वहां जाएगा और वो काम कर लेगा। तो हुआ क्या, डी लेयरिंग हो गई। लेयर्स थी ना मुख्तलिफ तरह की, उनमें से कुछ लेयर्स माइनस हो गई और अब वो काम थोड़ा सा और ज्यादा शॉर्ट हो गया। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा हूं और फॉर एग्जांपल मेरी एक टीम है जो कि किसी और जगह बैठ के काम कर रही है, और मैं एक बंदे को पास बुलाता हूं, उसे कहता हूं यार इस टीम मेंबर को ये बताना, इस टीम मेंबर को ये बताना, इस टीम मेंबर को ये बताना। वो जाता है फिजिकली उस जगह पे और उन सबको टास्क असाइन करता है। जब व्हाट्सएप मौजूद है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो मैंने इस बंदे को बात बतानी है मैं व्हाट्सएप में जाके वहीं बता दूंगा। तो वो लेयर खत्म हो गई जिसने मेरे से इंफॉर्मेशन लेके आगे वालों को तक पहुंचानी थी। तो डी लेयरिंग और डाउन साइजिंग में फर्क समझ आ रहा है। डाउन साइजिंग में इदारे शॉर्ट हो रहा है, रिसोर्सेज कम यूज कर रहा है। डी लेयरिंग में आप मैनेजमेंट की लेयर्स माइनस कर रहे हैं। देन रीस्ट्रक्चरिंग, इदारा अपने आप को रीस्ट्रक्चर करता है, अपने डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करता है, चीजें जोड़ता है, तोड़ता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के मर्जर करता है। अब एक काम एक डिपार्टमेंट ही मल्टीपल काम कर सकता है, तो आप अपने इदारे को रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग में होती है कि आप जो 2-3 तरह की ब्रांचेस को आपस में मर्ज की और मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि नीचे और ऊपर की चीजों को आपस में मर्ज करके और आप चीजों को लेके चलना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी तरह की रीस्ट्रक्चरिंग हो गई, और ऐसे में एक इदारा जिसके मल्टीपल डिवीजन होते थे, हर डिवीजन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के लोग होते थे, अब वो एक बिल्डिंग में वो सब काम कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर कर लिया होता है। आईटी की वजह से कई फंक्शन मर्ज कर लिए होते हैं, कई चीजों की रिपोर्टिंग सिंपल कर दी होती है। तो एक मैनेजर एक वक्त में 4-4 चीजों को देख रहा है जो पहले एक मैनेजर एक चीज को देख रहा होता था। देन आउटसोर्सिंग और वर्चुअल कंपनी, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस की वजह से अब दुनिया में आउटसोर्सिंग या वर्चुअल कंपनी को लेके आना काफी ज्यादा आसान हो गया, और अब आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए बड़ी आसान हो गई। आउटसोर्सिंग को नॉर्मली समझाने के लिए मैं एक डायग्राम यूज करता हूं ताकि हम जरा क्विकली उसको समझ सकें। मेरी इस एग्जांपल में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसको अपनी कुर्सियां बहुत ज्यादा पसंद है तो उसने अपना नाम रखा है मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड एक ब्रांड है और ये जो है कुर्सियां बनाते हैं। ये कुर्सियां बनाते हैं और मार्केट में इनकी कुर्सियां बहुत मशहूर हैं। किसी बिजनेस ने आके इनको कहा कि भाई क्या आप लोग रोस्टम भी बनाते हैं, डाइस कुर्सियां तो आप बना रहे हैं, क्या आप रोस्टम बनाते हैं? अगर आप रोस्टम बनाते हैं तो मैं आपसे इतने 1000 रोस्टम खरीदने में इंटरेस्टेड हूं। अभी कंपनी नहीं बनाती थी रोस्टम, इसको कुर्सियां बनानी आती थी, इसके पास सारी मशीनें भी वो वाली थी जो कुर्सियां बनाती थी। इसके तमाम जो कारपेंटर्स थे उनको भी कुर्सियां बनाने का बड़ा जबरदस्त हुनर था, लेकिन रोस्टम बनाने के लिए शायद मशीन भी अलग चाहिए, टूल भी अलग चाहिए, और शायद कारपेंटर भी थोड़ी सी डिफरेंट सलाहियत वाले चाहिए। तो ऑर्डर भी बड़ा तगड़ा था।
उन्होंने कहा कि जी आप बताएं, हम आपका ब्रांड पसंद करते हैं, आप बताएं आप रोस्टम जो है वो कितने में दे सकते हैं। इन्होंने कहा जी हम 4-1 हज़ार में आपको दे सकते हैं रोस्टम। उन्होंने कहा नहीं नहीं देखिए हम बल्क में बना रहे हैं, आप जरा कोई डिस्काउंट वगैरह करें। इन्होंने कहा चलें हो सकता है हम 3 में आपको करके दे दें, लेकिन पहले हम अपनी टीम और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लें फिर आपको बताते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि अपनी टीम में अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देख रहे होंगे। आप पहुंच गए एक छोटे कारपेंटर के पास जो रोस्टम बनाता है, जिसको रोस्टम बनाना आता है। आपने उसे जाके कहा कि भाई मुझे एक बड़ा ऑर्डर देना है तुम्हें, मैं तुमसे रोस्टम बनवाने हैं, मैंने तुमसे फॉर एग्जांपल कितने रोस्टम बनवाने हैं, 3,000 डाइस बनवाने हैं मैंने। तो 3,000 डाइस बनवाने हैं, तो बताओ तुम कितने का डाइस बना के दोगे। उसने कहा मैं 3,000 का बना के दूंगा। हमने कहा ना 3,000 बनवा रहे हैं। उससे रेट तय किया 2,000 रुपए पे कि 2,000 पे वो हमें रोस्टम बना के देगा। उसको हमने कहा कि देखो ये एक बड़ा ऑर्डर है, तो ये हमारी क्वालिटी प्रपोजिशन है, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे होनी चाहिए। उसने कहा जी टेंशन ना लें, चिंता मत करें, आपको चीज वैसी ही मिलेगी। हम पहुंच गए उनके पास और हमने कहा हमने अपनी टेक्निकल टीम से डिस्कशन कर लिया है। हमारे पास चूंकि ज़ाहिर है टीम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती है, लेकिन नो वी आर वेरी श्योर कि हमारे पास टीम और टाइम अवेलेबल है, आप बिस्मिल्लाह करें, एडवांस पकड़ाएं। कस्टमर ने एडवांस पकड़ाया, इन्होंने कस्टमर से स्पेसिफिकेशन ली और वो स्पेसिफिकेशन आगे किसी और बिजनेस को देती है। उसको कहा मुझे स्पेसिफिकेशन से माल चाहिए, इस बिजनेस ने उनको माल बना के दिया, उन्होंने अपना ठप्पा लोगो लगाया और अपने कस्टमर को दे दिया। कस्टमर कितना पे कर रहा है रोस्टम के लिए, 3,000। ये कितने में बना के दे रहा है, 2,000। प्रॉफिट कितने, 1,000। रोस्टम कितने, तो 3 मिलियन का प्रॉफिट, 30 लाख का प्रॉफिट। उनकी बिजली भी नहीं जली, उनके मजदूरों ने भी नहीं काम किया, उनका किराया भी एलोकेट नहीं हुआ, उनकी जगह पे स्टॉक वगैरह का भी मसला नहीं हुआ, वो सारा इन्होंने हैंडल किया। तो ये उनसे क्यों नहीं करवा लेता, जो डायरेक्ट रोस्टम बनवा रहे हैं उनको क्यों नहीं बना के दे देता। इसका नाम ही नहीं है, इसको लोग जानते ही नहीं है, ये ब्रांड नहीं है, वो ब्रांड है, उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। ये जितना मर्जी चीख चीख के भी कहिए मैंने बनाई है चीजें, लोग कहेंगे ला तुम्हें क्या पता, वो है असल गेम। तो समटाइम क्या होता है, आपका बिजनेस एक ब्रांड बन चुका होता है, आपके बिजनेस की गुडविल होती है, आपके पास एक काम आता है और आपके पास नहीं टाइम होता, तो आप आउटसोर्सिंग की तरफ जाते हैं और वो काम किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं। करता वो है, आता आपका नाम है। जितने भी कपड़े के ब्रांड्स हैं, मेजॉरिटी कपड़े के ब्रांड छोटे दर्जियों से सिलवाते हैं, उनको टारगेट देते हैं, उनको स्पेसिफिकेशन देते हैं, और बाद में ऐसा होता है कि जी ऐसा लग रहा होता है कि ये ब्रांड की कोई बड़ी फैक्ट्री होगी, जिस फैक्ट्री में ये सारी चीजें बन के और फिर निकली होंगी। तो बहुत सारे बिजनेसेस ये आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, काम पकड़ा कहीं से आके आउटसोर्स कर दिया। कई दफा कुछ मिडल मैन होते हैं, वो इंटरनेट से काम पकड़ते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें कंपनी की अकाउंटिंग करवानी है, हम इतने $100 दे देंगे। काम पकड़ते हैं, पाकिस्तान की एक फर्म से कहते हैं हाँ भाई इतने में करना है, वो कहते हैं कर देंगे। काम ये कर रहे होते हैं, काम वो करवा रहे होते हैं, मिडल मैन उनसे पैसे लेके इनको दे रहा होता है, दरमियान में अपना कट रख रहा होता है। तो आउटसोर्सिंग एक बड़ा मजेदार फिनोमेना है, जिसमें दुनिया जो काम खुद नहीं करती वो उसको आउटसोर्स कर देती है, या अपना कोर काम खुद करती रहती है, और जो इस तरह के छोटे मोटे और प्रोजेक्ट्स आए होते हैं उनको आउटसोर्स कर देते हैं। एक बच्चा आके कहे कि जी वो मुझे MS ऑफिस करना है, फर्ज करें हम MS ऑफिस ना कराते हो, लेकिन हमें पता हो कि कॉलेज में एक टीचर कराता है और उस बेचारे का लोगों को पता ही नहीं है। हम उससे बात करें, हम कहें यार देखो बात ये है कि मेरे पास अगर ग्राहक आए तो मैं तुम्हारा कोर्स उसको दूंगा, लेकिन तुम अपना कोर्स मुझे दो बहुत सस्ते में, चूंकि मैंने बहुत सारे ग्राहक रेफर करने हैं। उसने सस्ते में मुझे कोर्स दिया, मैंने बच्चे को अपने कॉलेज का करके वो कोर्स बेच दिया और दरमियान में मिडल मैन बन के फायदा उठा लिया। तो आउटसोर्सिंग इस वक्त दुनिया में बड़ा कॉमन है। पाकिस्तान उन बहुत कम मुल्कों में से है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन करके दुनिया को माल दे रहे हैं। बड़े सारे मुल्क हमसे बहुत सारी चीजें आउटसोर्स करवा रहे हैं। हमें अपने मुल्क से बहरहाल बिला वजह की नफरत है, हालांकि बाहर के ब्रांड्स हमारे मुल्क से बड़ी आला क्वालिटी की चीजें बनवा रहे हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स भरा पड़ा है सियालकोट, फुटबॉल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कपड़े मुख्तलिफ तरह के, जूते मुख्तलिफ तरह के। काम करके लोगों की ये काम करके लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान टैंक के पुर्जे बनाता है, पाकिस्तान हेलीकॉप्टर बनाता है, पाकिस्तान रोल्स राइस की चीजें तैयार करके देता है।
पाकिस्तान बड़ा कुछ कर रहा है, लेकिन वही वाली बात है, इवन पाकिस्तान के इंजीनियर्स, पाकिस्तान के आईटी के लोग पता नहीं क्या क्या किस किस लेवल पे क्या क्या काम कर रहे हैं। 2011 में एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी का जो डीन था उसको एनालिसिस बना बना के देता था। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में डीन है, उस डीन ने अपनी जो प्रेजेंटेशन देनी है, उस प्रेजेंटेशन में उसने जो अपने एनालिसिस प्रेजेंट करने हैं और जो बताना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ ये हो रहा है, ये हैपनिंग हो रही है, ये चीज यूं प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, इतने बच्चे आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी 2011 में उसे बना के देता था। अब वो मोहब्बती की तरह जो है ना, मैं पत्ते के ऊपर से हाथ हटाऊं और उस पर मेरा नाम लिखा हुआ, तो पाकिस्तानी बड़ा कुछ कर रहे हैं। तो 2011 में मैं ही वो शरीफ आदमी था जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के डीन को पूरी उसकी एनालिसिस बना के दे रहा होता था, लेकिन वो उसके नाम से होता था क्योंकि वो मशहूर आदमी था। मैं जो है वो एफर्ट्स कर रहा था, मुझे चूल्हा चलाने के लिए घर के पैसों की जरूरत थी, क्योंकि टीचिंग तो शौक था, पैसे तो मिलते ही नहीं थे, तो पैसों के लिए तो बाहर का काम करना पड़ता था। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। इस वक्त कनाडा में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की टैक्स रिटर्न बना रही हैं और वो कोई काम नहीं करते, पाकिस्तानियों से करवाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में बैकडोर ऑफिसेज मौजूद हैं, हम दुनिया की इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिटिंग कर रहे हैं, टैक्सेशन का काम कर रहे हैं, फाइलिंग का काम कर रहे हैं। इवन अमेरिका में एक जगह एक बंदा कहता है कि जी मैंने अपना सामान मूव करना है कहीं, वो एक वेबसाइट पे डाल देता है कि जी मैंने सामान मूव करना है, मेरे से कोई राब्ता कर ले। एक ट्रक वाली कंपनी उससे राब्ता करती है और कहती है कि जी हमारा ट्रक आएगा आपके पास, आपने सामान उसको देना है और वो सामान लेके जाएंगे, और वो सामान लेके भी चले जाते हैं। ट्रक की कंपनी भी अमेरिका में बैठी हुई है, वो बंदा भी अमेरिका में बैठा हुआ है। एक पाकिस्तानी बीच में घुसता है, वेबसाइट से लोड उठाता है, ट्रक कंपनी के बंदे से राब्ता करता है, उनकी आपस में डील कराता है, 10% बीच में अपना रख लेता है, ट्रांजैक्शन का 10%। सोचें, मतलब उस सारे पे जितना भी उसका खर्चा होगा कन्वेंस का, उसका 10% रख लिया, ना ट्रक चलाया, ना पेट्रोल छाड़ा, ना कुछ और वो किया, ना उस मुल्क में गए। इस वक्त लाहौर में कम से कम ऐसे कोई 100+ बिजनेसेस हैं जो इस वक्त ये डिस्पैच वाला काम कर रहे हैं। तो फिर कॉल सेंटर्स वगैरह, बहुत सारे मुल्क जो है वो वहां पे अपनी, फॉर एग्जांपल उनका एसी खराब हो गया, उन्होंने फौरन से कॉल सेंटर कॉल किए, तो अचानक से एक पाकिस्तानी बोला है ये हेलो दिस इज माइक, हाउ मे आई हेल्प यू, और जनाब वो उधर उसको पूरी बता रहा है, उसको लग रहा है कि शायद उसके मोहल्ले के आसपास बैठा हुआ कोई बंदा है जो उसको एसी के मसले बता रहा है कि कैसे ठीक होंगे। पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा फोन पे माइक बन के बात कर रहा है। तो आउटसोर्सिंग बड़ी जबरदस्त चीज होती है, जिससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के टैलेंट को यूज करते हैं और ऐसे में जो है वो उसका फायदा उठाते हैं। जरूरी नहीं कि छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कभी भी एक काम जो आप नहीं कर रहे या आपका कोर एरिया नहीं है, आप दूसरे से करवा लें और आप उसमें बेनिफिट ले लें। जब आईटी बीच में आती है तो फिर यही कॉन्सेप्ट जो है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चला जाता है। फिलहाल आउटसोर्सिंग को अगर हम देखें तो कहते हैं कि आउटसोर्सिंग का फायदा क्या है, आप अपनी कोर कंपेटेंस पे काम करते रहेंगे, आपको एक एक्स्ट्रा एवेन्यू मिल जाएगा, आप कमा भी रहे होंगे, आप क्वालिटी भी इंश्योर कर रहे होंगे। नुकसान ये है कि हो सकता है जिसने सप्लाई किया माल, जिसने डील किया वो डायरेक्ट ना हो जाए। नुकसान ये है कि आपकी रिप्यूट खराब हो सकती है। नुकसान ये है कि कोई और गलत काम करे और आप बदनाम हो जाए। तो आउटसोर्सिंग के अपने मसले मसाइल भी हैं और आउटसोर्सिंग के अपने कुछ फायदे भी हैं। तो जब आउटसोर्सिंग इतनी मजेदार चीज है तो फिर चलते 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 ये आउटसोर्सिंग एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। कैसे बन जाती है? ये कंपनी के पास रोस्टम का काम आया, आउटसोर्स कर दिया। कल को किसी ने कहा हमें घर का वो डाइनिंग टेबल्स का ऑर्डर देना है, इन्होंने सोचा यार ये तो गेम बड़ी मजेदार है। इन्होंने एक और बंदे को पता किया वो डाइनिंग टेबल का काम करता था, इन्होंने वो ऑर्डर भी पकड़ लिया। तो कभी डाइनिंग चेयर्स का ऑर्डर आ गया, तो कभी सोफों का ऑर्डर आ गया, तो कभी किसी तरह का ऑर्डर आ गया। तो अब होता ये है कि इस कंपनी का सबसे मेन काम ये है कि ऑर्डर पकड़ के आगे फॉरवर्ड कर देता है। मैं एक बंदे से मिला, उसकी फर्म बड़ी मशहूर थी। मैं कहा तुम्हारा मेन काम क्या है? कहता है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं काम, हमारा मेन काम ये है कि हम कुछ नहीं करता है। हाँ, मशहूर थी फर्म कि बड़ा टैक्स का कमाल काम करते हैं, अकाउंट्स, इस फर्म को हर तरह का काम आता है। पता ही लगा कि इसलिए हर तरह का काम आता है कि कुछ नहीं आता। काम पकड़ते हैं, उसे फॉरवर्ड कर दिया, ये काम पकड़ा, उसे फॉरवर्ड कर दिया। उन्हें ये जरूर पता है कि किस काम के लिए कौन कितना अच्छा है, उनसे काम करवाते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगर होना ही ये सब कुछ है, अगर मिडल मैन ने इसी तरह से करना है, तो शायद ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता सोचे हमें फैक्ट्री की भी जरूरत नहीं है। वो एक फोन रख लें,
और उस पे सारे कनेक्शंस हो, लोग राब्ता करें, और जब राब्ता करें तो ये काम उसे फॉरवर्ड कर दिया, उसे फॉरवर्ड कर दिया, उसे फॉरवर्ड कर दिया। ऑल दे नीड इज अ फोन। और कल को फोन भी नहीं चाहिए, एक वेबसाइट बना दें, वेबसाइट पे आके लोग ऑर्डर डालें कि जी मुझे जितने रोस्टम चाहिए, वहां पे वो सारे रेट्स वगैरह आ रहे हो, उस हिसाब से सिलेक्ट करें, इधर ऑर्डर बुक करें, इधर से बंदा घर बैठा सो रहा हो, वो ऑर्डर वहीं से जाए उस बंदे के पास, और उस बंदे को वो हो कि जी तुमने इस जगह पे माल डिलीवर करना है, माल डिलीवर करे, पैसे इसके अकाउंट में आ जाए। तो फिर दराज वाले क्या कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग ही तो कर रहे हैं। मैं दराज को कहता हूं मुझे ये चीज चाहिए, वो कहीं और से खरीद के मुझे दे देता है। तो जितने भी लोग दराज पे जो भी ऑर्डर दे रहे हैं उनको किसी ना किसी जगह से डिलीवर हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। जब आप इस लेवल पे चले जाते हैं तो फिर आप बना लेते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपको फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत भी नहीं रहती, आप एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, और फिर आप जो है वो मल्टीपल लोगों को एक साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो फिर ये उबर क्रीम वगैरह देखा जाए तो आपने उबर को कहा मुझे टैक्सी चाहिए, उसने एक टैक्सी वाले से कहा कि भाई तुम पहुंचो, टैक्सी ने आपको झूठे दिलाए, और उसके बाद जो है वो पैसे आपने दिए, पैसे चले गए उबर क्रीम को, उन्होंने टैक्सी वाले को भी दिए, कुछ अपने पास भी रख लिए। तो कहानी शुरू हुई होगी एक ऐसे बंदे से जिसके पास 400 टैक्सी वालों का नंबर होगा और उनसे ताल्लुक होगा और उन्हें क्लाइंट ढूंढ के देता होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने सोचा होगा मैं भी फोन क्यों उठाऊं, टेक्नोलॉजी है ना, मैं सो रहा हूं और बैठे बैठे लोग ऑर्डर भी दे रहे हो, बैठे बैठे चीजें भी चल रही हो, उन चीजों को आपस में इंटीग्रेट करते गए, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन चल गई। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसका एक फिजिकल वजूद नहीं होता, लेकिन ये आउटसोर्सिंग पे चल रही होती है। जिस तरह से सीए की उसमें 2016 में हमने जो इदारा शुरू किया था, दैट वाज नियर पीयर। नियर पीयर एक इदारा जो कि मल्टीपल जगह पे वो करता था, उसका सीए विंग हमने स्टार्ट किया। इसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, दिलों में बसता है। टीचर भी आउटसोर्स, स्टूडेंट्स भी आउटसोर्स। स्टूडेंट एक जगह आके लेक्चर लेना चाहते हैं, टीचर एक जगह आके लेक्चर देना चाहते हैं। टीचर लेक्चर बना के देते हैं, बच्चे बने हुए लेक्चर परचेस करते हैं। मिडल मैन के तौर पे नियर पीयर होता है, टीचर भी सो रहा होता है, बच्चे भी सो रहे होते हैं, नियर पीयर भी सो रहा होता है, और लोग आके एडमिशन करा करू के और जरा उसमें वहां पे अपने कोर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, और धड़ाधड़ उनकी सारी हैपनिंग चल रही होती है। हर चीज आपस में स्ट्रीमलाइन हुई हुई है, ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, वहीं ग्रुप का लिंक आ जाता है, वहां जाकर उसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर चल पड़ते हैं। तो फिर वो सारे ऑपरेशंस के लिए उनको शायद सिर्फ इस कमरे से भी छोटी जगह चाहिए। लेकिन अगर एक फिजिकल कॉलेज की बात करें तो उसको बहुत बड़े बड़े सेटअप चाहिए जो कि उसने काम करना है। तो जब एक बिजनेस इतना आउटसोर्स करता है कि टीचर कहीं और से, मतलब अब नियर पीयर पे एक वक्त में अगर 6 शहरों की टीचर्स मौजूद हैं, तो अलग अलग टीचर का वहां पे कंटेंट मौजूद है, अलग अलग शहरों से बच्चे उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वो फिर एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं जो कि जिनका मेन कोर एरिया होता है आईटी और सिस्टम, और उसके मुताबिक वो सबको लिंक हुए होता है। बात कुछ को समझ आ रही है? इसका कोई नुकसान? इसके नुकसान है, वही जो आउटसोर्सिंग के नुकसान है वो इसकी भी नुकसान है। यानी कि फिर क्या होगा कि एक टीचर सोचेगा कि यार ये मैं नियर पीयर पे अपना कोर्स डाल रहा हूँ और ये तकरीबन 300 बच्चे आ गए, अगर ये कोर्स मैंने अपना को पोर्टल बना के डाला होता और ये 300 बच्चे मेरे पास आए होते, तो फिर क्या होगा, वो टूट के अपना सेटअप कर लेगा। तो ये एक नुकसान होता है कि लोग डायरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर अगेन किसी एक टीचर ने कोई लेक्चर सही टाइम पे अपलोड नहीं किया, नियर पीयर का ब्रांड खराब हो जाएगा, वो कहेंगे जी नियर पीयर के टीचर्स तो चीजें अपलोड ही नहीं करते। तो आउटसोर्सिंग के जो नुकसान है वही अगर क्यूमुलेट कर लें तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के भी नुकसान है। जी जी, अब अगेन फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी यहाँ पे खौफ रहता है, कभी भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो सकती है, कभी भी। अच्छा, नियर पीयर सोचता है यार ये टीचर ने यही टॉपिक्स है ना, बस उसने बैठ के इस पे तकरीर ही तो की है, तो व्हाई नॉट कि हम अपना एक एम्प्लॉय हायर करें, उसे कहें यार ये सुनो इस टीचर को, यही स्लाइडें पकड़ो, ठीक है तुम ये लेक्चर बना दो। बना दिया लेक्चर, टीचर को फारिग कर दिया, इस बंदे को तनख्वाह देके इसको भी साइड पे कर दिया, अब जो आ रहा है वो 100% नियर पीयर का। तो अगेन बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो सकती है। और हम जिस मुल्क में बैठे हैं यहाँ टीचर जितना मर्जी शोर मचाता रहे, कॉपीराइट, ये तो मेरा डाटा था, ये तो मेरी स्लाइड थी, अब तो कुछ भी नहीं होता, हर चीज पब्लिक है। तो फॉर एग्जांपल अगर सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक किसी टीचर ने बीआईए में भी कराना है या तैयार करना है और वो सोच रहा है कि अच्छा भाई मैं इसको कैसे कराऊं, तो अगर वो यूट्यूब से मेरी सस्टेनेबिलिटी वाली वीडियो उठा के 2 घंटे की सुन ले तो उसे पता लग जाएगा कि उसने किस तरतीब में पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है। इवन मेरी स्लाइडों की स्क्रीनशॉट लेके अपने बच्चों को भी दे दे, और कोई पता नहीं बच्चा मुझसे कहें कि आपने उस टीचर को क्यों कॉपी किया। तो दुनिया इतनी सिंपल हो जाती है। तो ये जब डाटा पब्लिकली आ जाता है तो फिर उसमें तो फिर इस तरह का बहुत ज्यादा मार्जिन बन जाता है। तो क्या हमें ये सारी बात समझ आ रही है?
अदर मॉडर्न कॉन्सेप्ट किताब बताना चाहती है कि अब दुनिया में बिग डाटा और एआई बहुत ज्यादा आ गया है। कौन से बच्चों के सामने क्या बात हो रही है? एआई तो आपको समझ आता है कि हम डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं और वो टूल्स क्या करते हैं, वो क्विकली काम करते हैं, एक बहुत बड़े डाटा बैंक पे काम करते हैं, आपसे प्रॉम्प्ट लेते हैं और फिर उसको अपने डाटा बैंक में सर्च करके और आपको एक अच्छा जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये जवाब भी दे सकते हैं, ये फाइलें भी बना सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, ये वीडियोस भी बना सकते हैं, ये एडिटिंग भी कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइब्रेरी अगले 3 दिन गवर्नमेंट की वजह से फर्ज करें बंद है, अगर हम इस तरह का कोई पोस्ट लगाना चाहें, सिर्फ जेमिनाई को या जीपीटी को एक दफा कहेंगे कि यार ये मैसेज है, एक प्यारा सा ब्रोशर बना दो, उसने इतना खूबसूरत डिजाइन का वो आर्टवर्क बना के दे देना है जिसमें लाइब्रेरी नजर आ रही होगी, उस पर ताला लगा हुआ होगा, वहां गवर्नमेंट मजबूरी और इस तरह का कोई सिंबल होगा और जनाब चीजें चल पड़ेंगी। तो डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट जो है वो एआई को यूज कर रहे हैं अपनी बहुत सारी सर्विसेज में, एआई की मदद से वो काफी ज्यादा ईज होते जा रहे हैं। देन बिग डाटा पे बहुत स्मॉल डिस्कशन हुई हुई है, मुझे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन अभी दुख खत्म हो गया क्योंकि डाटा का पेपर ऐड हो गया और उसमें बिग डाटा पे अच्छी डिस्कशन है। बिग डाटा इज इतना सारा डाटा है, कितना सारा डाटा है, इतना सारा डाटा है। आप में से हर बंदा सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे टोटल जो की गई पोस्टें हैं उसी को ही अगर अंदाजा लगा ले कि कितनी तस्वीरें हैं, कितनी वीडियोस हैं, कितने टेक्स्ट हैं, आपके कितने कमेंट हैं, आपके कितने लाइक्स हैं, आपने क्या क्या किया हुआ है, हर चीज का ट्रैक है और पता नहीं कितना कितना डाटा है, कितने लोगों का, बिलियंस ऑफ लोगों के ये अकाउंट्स हैं, इन बिलियंस ऑफ लोगों के ट्रिलियंस ऑफ से ज्यादा पोस्टें हैं और उसके अंदर ट्रिलियन मल्टीप्लाई बाय जीबीज में डाटा है। इतना बड़ा डाटा है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं, लोग ट्रैफिक में गुजर रहे हैं। अब गवर्नमेंट के पास हर दिन का पूरा डाटा है कि कितने लोग यहाँ इस सिग्नल से गुजरे। अब इस डाटा को इस्तेमाल कैसे करना है ये चैलेंज है। हमारे पास हर सेशन का डाटा है कि हमारे पास ये 4-5 हजार बच्चा आया, इनके ये पेपर्स थे, ये कॉम्बिनेशन थे। अब अगर मेरे पास ये सारा डाटा है तो मुझे अगली दफा का टाइम टेबल बनाते हुए जरूर जहन में रखना चाहिए कि अब ये वाले बच्चे अब अगले एक्सपेक्टेड कौन से 2-3 पेपर उठाएंगे और फिर मैं अपनी क्लासेस को बनाते हुए इस तरह से अगर टाइम टेबल रखूं कि उन क्लासों में क्लैश ना हो जो एक्सपेक्टेड सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे में हमें बहुत ज्यादा एज मिल जाएगा। क्योंकि जाहिर है एक दिन है, उस दिन के अंदर आप अगर 8 सब्जेक्ट्स की क्लासें रखें तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में टकराना है। खासतौर पर जब कुछ 2 घंटे के लेक्चर हो, 1.5 घंटे के लेक्चर हो, कोई 1.25 घंटे के लेक्चर हो, कोई 1 घंटे के लेक्चर हो, कोई प्री हो, कोई पोस्ट हो, तो फिर क्या होगा, बिग डाटा हमें हेल्प करेगा। तो एक बहुत बड़ा डाटा जनरेट हो रहा है दुनिया में, जिस डाटा को अगर सही से यूज किया जाए तो आप बड़े मीनिंगफुल अरेंजमेंट निकाल सकते हैं, और अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये सिर्फ डाटा ही डाटा है। ये ऐसे ही है जैसे आप सब लोगों के पास डाटा इकट्ठा हुआ होता है, इस टीचर के लेक्चर, उस टीचर के लेक्चर, इस टीचर के नोट, उस टीचर के नोट, ये वाली जगह, वो वाली जगह, उस ग्रुप में ये इन्फॉर्मेशन थी, इस ग्रुप में ये इन्फॉर्मेशन थी, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है। लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो सोचते हैं अब मैंने करना क्या है। तो ये सारा डाटा बेकार है अगर इसको इस्तेमाल ना किया जाए। तो अगर गूगल को ये समझ आ गया कि कौन कौन से लोग क्या क्या बाइंग पैटर्न रखते हैं, तो वो कंपनियों को वो डाटा बेचना शुरू कर देता है। तो जो आपका फेसबुक का, आपका सोशल मीडिया का, आपका व्हाट्सएप का, आपका इंस्टा का जो डाटा है, जब ये इदारे मार्केटिंग कंपनीज को ये सारा डाटा दे रहे हैं तो वो बड़े आराम से समझ लेते हैं कि इस वक्त लोगों का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या चीज खरीदने का लोगों का ज्यादा दिल करता है, किस बंदे को कौन सी ऐड दिखनी चाहिए, किसको किस किस्म की पोस्ट नजर आनी चाहिए। आपने जो बोला, आपने जो लिखा, आपने जो सर्च किया, आपने जो सर्च करने के बारे में सोचा और लिख के वापस खत्म कर दिया, सारा डाटा उनके पास चला गया। उसके बाद आपको एड्स भी वही दिखेंगी, उसके बाद आपको पोस्टिंग भी उसी तरह की नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि वो आपका बिग डाटा लेके उसको बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। तो फेसबुक का सबसे बड़ा जो कमाई का सोर्स है वो एड से कमाता है, क्योंकि फेसबुक ने एक दफा डाटा कलेक्ट कर लिया है। अब जिसने अपनी चीज बेचनी है वो फेसबुक को कहता है मेरी ये चीज इतने लोगों को, इस रेंज के, इस एज के लोगों को, ये इंटरेस्ट रखने वालों को तुमने दिखानी है। फेसबुक कहता है इससे अगले स्टेप में आए, तुम थोड़ा सा और पैसे दो, तो जो तुम्हें नहीं पता ना, इंटरेस्टेड है लोग, मुझे पता है, मैं उनको भी डाटा दिखाऊंगा। तो लोग पैसे देते हैं और फेसबुक ऐसे धड़ाधड़ प्रोवाइड करता है। एक जमाना था लोग चीजें मैन्युफैक्चर तो कर लेते थे, लेकिन असल मसला होता था उसे बेचने का। अब बेचना तो आउटसोर्स हो गया, आउटसोर्स हो गया ना। आप कोई भी चीज बनाएं, आप एक अच्छा सा ऐड बनाएं और फेसबुक से कहें भाई मुझे इतने लोगों तक पहुंचाओ और मुझे इतनी सेल करवा के दो। कई दफा कुछ ऐसे मीडियम्स होते हैं जहां पे पर ट्रांजैक्शन आपने चार्जेस देने होते हैं कि आपकी चीज बिकेगी तो आप हमें पैसे दें वरना पैसे ना दें।
हमारे इन मुल्कों में जरा चीजें थोड़ी सी खराब हैं, क्योंकि हम बेचने के बाद भी कहेंगे नहीं बिकी, ठीक है। तो वो जहां चीजें ऑटोमेटेड होती हैं तो वहां वो पर ट्रांजैक्शन भी चार्जेस ले रहे होते हैं। अक्सर किताबों की वेबसाइट्स होती हैं, उनके एड्स चलते हैं मीडिया पे, और जितनी किताब बिकती है और जो उनके पास रिपोर्ट होती है वो उस हिसाब से उसके पैसे लेते हैं। तो बिग डाटा एक बड़ी ह्यूज गेम है, जिसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बिजनेसेस बड़े अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। जो बिग डाटा को समझते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं, और जो इसे नहीं समझते वो फिर जो है ना वहीं पे रुके रह जाते हैं। क्या बात समझ आ रही है? यहां से किताब डिस्कशन शुरू करती है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा तेजी से टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आ रही है, डिस्टरबेंस आ रही है। डिसरप्शन बेसिकली एक उस तरह की डिस्टरबेंस है जो कि आपको चेंज करने पे मजबूर कर दे। तो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, टेक्नोलॉजी ने क्या किया, दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया, दुनिया के तरीके बदल गए। अब जो है वो लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि मुझे इतनी खांसी हो रही है, ये इस तरह से बताओ क्या बीमारी होगी। वो कहता है इन इनमें से हो सकती है, और सिम्टम तो आप बताते हैं। तो कहता है वैसे तो मुझे लग रहा है ये बीमारी है, एहतियातन जानना है तो डॉक्टर के पास भी चले जाओ। अगर वो इतना नहीं लिखेगा उस पर लीगल केस हो जाएगा। उसे पता होता है कि उसने आपको वो बता दिया जो डॉक्टर भी शायद उतना अच्छा ना बता पाए। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई दफा डॉक्टर आपको बगैर टच किए आपको बता रहा होता है। आप जाके कहते हैं जी मुझे रात से सर में दर्द है, वो कहता है अच्छा रात खाने में क्या खाया था, अच्छा ये बताओ कि खांसी तो नहीं है साथ साथ, अच्छा इस तरह से तो मामला नहीं है, अच्छा फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है। आपसे कोई 8-10 सवाल किए और उसे समझ आ गया और उसने आपको दवाई लिख के दे दी। तो यही 8-10 सवाल जीपीटी भी तो कर सकता है। मजे की बात है, जो आपसे सवाल कर रहा था आप जवाब दे रहे थे तो दिमाग में मैप बना रहा था। उसके जहन में आपने जब कहा सर में दर्द है, जहन में आई 15 बीमारियां। फिर आपने कहा खांसी भी है तो उसने 5 उड़ा दी कि नहीं इसमें तो खांसी नहीं होती, अब 10 है। फिर आपने कहा कि खाने के साथ भी मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, तो उसने जनाब 2 और माइनस कर दी। अब उसके जहन में एक फ्रेमवर्क चल रहा है। वो डॉक्टर है, वो एक इंसान है, उसकी याददाश्त के भी अपने मसले मसाइल हो सकते हैं। तो अगर यही 15 की 15 बीमारियों के सारे सिम्टम अगर जीपीटी को भी पता है, जेमिनाई को भी पता है, आप उसे बताते जा रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट करके आपको बता रहा है कि जी आपको ये वाली बीमारी हो सकती है और ये वाले टेस्ट करवा ले। मजे की बात है, डॉक्टर के पास जाएंगे उसका ट्रिप भी पड़ जाएगा और कहेगा पहले ये 6 टेस्ट करा के लेके आओ। तो कई दफा उसके पास जाने से पहले अगर आप जीपीटी को बताएंगे तो वो आपको खुद ही से कह देगा कि एहतियातन ये टेस्ट करा के जाना, तुम्हारा ट्रिप बच जाएगा और डॉक्टर की फीस भी बच जाएगी। आप गए डॉक्टर को फीस दी, उसने कहा टेस्ट करा के लाओ, टेस्ट करा के लेके आए, दोबारा से डॉक्टर को फीस दी। तो पहली दफा सिर्फ इस बात की फीस ली कि उसने आपको बताया कि कौन से टेस्ट कराने हैं। तो क्या होगा, डॉक्टरी का बिजनेस तबाह हो जाएगा, डॉक्टर्स मुश्किल में आ जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर्स एक नॉलेज बेस पे चल रहे थे। हाँ, वो वाले डॉक्टर जो कि फिजिकल सर्जरी कर रहे हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल काम कर रहे हैं, वो फिलहाल सरवाइव करेंगे जब तक रोबोटिक वो ऑटोमेशन नहीं आ जाती। तो फिर हो सकता है सर्जरी भी रोबोट करे, और रोबोट जो सर्जरी करेगा उसकी एक्यूरेसी लेवल भी बहुत मजेदार होगा, उसकी आंखें भी बड़ी तेज होंगी, उसे समझ भी बहुत ज्यादा आता होगा, और उसने उस तरह का हजारों लाखों लोगों का डाटा भी वो देखा होगा, सर्च किया होगा। तो डिस्टॉर्शंस हर तरह के बिजनेस को अफेक्ट करती जा रही है। हमारी अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, बोर्ड पे पढ़ाते थे, सामने बच्चे आते थे, पढ़ते थे, याद करते थे, तैयारी करते थे। अचानक से इतनी डिस्टॉर्शन आ गई कि अब फिजिकल क्लास में दुनिया नजर ही नहीं आ रही होती, और पता लगता है जी ऑनलाइन में जो है ना वो दुनिया बैठी हुई है। अब वही वाली बात है कि जब हमने यहाँ पे क्रैश कोर्स किया बिजनेस लॉ का, तो कुछ 100 से 150 के दरमियान लोग आए, यूट्यूब पे 7000 सुपर व्यू हो चुके। तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जब आज लोग टैक्सी के लिए ऐप यूज करते हैं और बाहर खड़ी भी टैक्सी को इस्तेमाल नहीं करते, रिक्शे वाले को राब्ता नहीं करते, अपने पास ऐप से चीजों को कर रहे होते हैं, जब हर जगह टेक्नोलॉजी होगी तो टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन जो है वो हर तरीके से कस्टमर, इंडस्ट्रीज, लोग कैसे सोचते हैं उसको चेंज कर देगा। एक जमाने में जब गाड़ियां आई थी वो अपने जमाने की डिसरप्शन थी, क्योंकि उससे लोग पहले पैदल चलते थे या साइकिल पे चलते थे। फिर जब टीवी आया तो वो अपने जमाने की डिसरप्शन थी। फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट ने तूफान मचा दिया। इस सदी की सबसे बड़ी डिसरप्शन है हमारा एआई, कि उसने चीजें ही बदल दी। नई नौकरियां शुरू हो जाएंगी, पुराने लोग जो चल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे और नए लोग जो है वो तेजी से आ जाएंगे, और एक बंदा 5 तरह के काम, जो पहले एक काम कर सकता तो 5 तरह के काम कर रहा होगा। तो बिजनेसेस नीड टू नो कि डिसरप्शंस क्या है और ये हमें किस तरह से इम्पैक्ट कर रही हैं। यहाँ किताब ने आपको बताया कि जो डिजिटल एज है ना उसके अंदर चीजों की प्रोसेसिंग बड़ी तेज हो गई है। अब प्रोसेसर बड़े फास्ट हो गए हैं, कम्युनिकेशन स्पीड तेज हो गई है, स्टोरेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो पहले स्टोरेज भी इतनी बड़ी नहीं होती थी, पहले प्रोसेसिंग भी इतनी तेज नहीं होती थी, पहले दुनिया की हैपनिंग इतनी फास्ट नहीं हो रही होती थी।
तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर किसी जगह जाना है और उस जगह पे जाने से पहले मैंने उसके रिव्यूज देखने हैं, तो मैं क्या करता, मैं इंटरनेट पे 2-3 जगह पे जाता, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे वहां जाके उसको देखता, उसके रिव्यूज पढ़ता और फिर डिसीजन लेता। आज मैं जीपीटी को कह दूंगा यार पिछले 5 साल के मुझे इन 10 प्लेटफॉर्म से रिव्यूज निकाल के और मुझे एक समरी बना दो, लिटरली उसने 20 सेकंड बाद सामने लिख देना सब कुछ। उन सारी वेबसाइट्स की पिछली 5 साल के सारे रिव्यूज को पढ़ भी चुका होगा, उसको एनालाइज भी कर चुका होगा और उसको कैटेगराइज करके मुझे समरी भी बना के दे देगा। एक बच्चा जो है वो मुझे कई दफा वॉइस नोट भेजता है, वॉइस नोट होता है 12 मिनट का। अब उस 12 मिनट में बच्चे ने अपनी बात जो की होती है उसमें तकरार भी होती है, थोड़ा सा रुका भी होता है, फिर सोचना भी शुरू कर देता है, फिर साथ साथ बोल रहा होता है। अब मैं जब एआई को कहता हूँ मुझे इसका ट्रांसक्रिप्ट निकाल दो, तो जस्ट मैं उसको वो वॉइस देता हूँ और वो 12 सेकंड के अंदर मुझे उसकी जो बच्चे ने बात की वो इंग्लिश में लिख के दे देता है। वो इंग्लिश में पढ़ना 1 मिनट में पॉसिबल है, वो 12 मिनट तक जो सुनना था वो सारी बात उसने सामने लिख दी। और फॉर मी, मेरी रीडिंग ज्यादा तेज है, एक अदबी मिजाज है, शुरू से किताबी किस्म का माहौल रहा, तो एआई 12 मिनट का वॉइस नोट सुन चुका, सुन के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर चुका और इंग्लिश को उठा के उसने पेस्ट भी कर दिया विद इन सेकेंड्स। तो गेम इस लेवल पे जा चुकी हुई है। जब इस लेवल पे गेम जा चुकी हुई है तो अब इंसान के लिए टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना आहिस्ता आहिस्ता बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो एक कीमती सवाल होता है कि क्या टेक्नोलॉजी इंसान को खा जाएगी? अनफॉर्चुनेटली ये टाइम नहीं है इस डिस्कशन का। ये डिस्कशन मैंने किसी और जगह पे किसी और क्लास में ऑलरेडी की हुई है, शायद ऑडिट में, पता नहीं आपने से कोई अगर ऑडिट पढ़ा है तो आपने से कोई ऑडिट पढ़ा है? ठीक है, तो पढ़ रहे हैं लेकिन सुना नहीं था, ठीक है। तो ऑडिट की क्लास में जो है ना इस पर बड़ी थॉरो डिस्कशन हुई थी कि टेक्नोलॉजी इंसान को खा रही है नहीं खा रही। तो चलें ठीक है, सही है, मैं फिर अपनी टीम मेंबर को कहूँगा वो ढूंढ ढांड के जो है ना उसका क्लिप निकाल के नॉलेज बैंक बाय आतिफ आब्दी पे सजा देगा। ठीक हो गया जी। तो चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं, डिसरप्शन आ रही है। अब डिसरप्शन के बाद जो है ना इस रफ्तार का मुकाबला करने के लिए आपको भी बिजनेस के अंदर वो सेंस डेवलप करनी होगी कि आप आईटी को सही से यूज कर सकें। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में अब किताब बड़े पुराने जमाने से शुरू हुई और हमें बताना शुरू हो गई कि इंटरनेट बड़ी कमाल चीज है। इंटरनेट पर कुछ लोग बैठते हैं, वो डेस्कटॉप लैपटॉप यूज करते हैं, वो डाटा सर्च कर सकते हैं, ये सिर्फ पढ़ने वाली बात है। फिर ई बिजनेस, वो बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? ई बिजनेस कहलाते हैं। अब आपको ये बताना कि ई बिजनेस क्या होता है उन लोगों को जो कि दराज से पता नहीं कितनी दफा ऑर्डर कर चुके होंगे, तो ये तो वो सूरज को तारा दिखाने वाली बात है। देन एम कॉमर्स, वो कॉमर्स जो मोबाइल के थ्रू हो रही है। अब जब लोगों के हाथ में हर वक्त मोबाइल है और मोबाइल के अंदर उनके बैंक के सॉफ्टवेयर ऐप्स भी हैं, उनके अंदर उनका जैस कैश इजी पैसा भी है, मोबाइल के अंदर इंटरनेट भी है, तो जब लोगों ने मोबाइल पे ही सर्फ करना है, मोबाइल पे ही देखना है, मोबाइल पे ऐड देखना है, मोबाइल पे ही खरीदना है, तो व्हाई नॉट कॉमर्स एम कॉमर्स हो जाए, हर चीज क्लिक्स पे हो जाए कि जी ऐड आया, ऐड पे आपने क्लिक किया, आप एक व्हाट्सएप नंबर पे चले गए, आपने उसको कहा मुझे ये चीज चाहिए, उसने आपको एक लिंक भेजा, आपने लिंक पे क्लिक किया, पेमेंट का प्लेटफॉर्म ओपन हो गया, आपने जनाब अपना पासकोड वगैरह डाला और पेमेंट हो गई। तो बिजनेसेस अब क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स को यूज कर रहे हैं और अपना ज्यादातर बिजनेस मॉडल्स वो मोबाइल्स पे ले आए हैं, क्योंकि अब लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपना लैपटॉप ऐसे करके ओपन करें, ऑन करें और फिर उसमें देखें कि क्या चल रहा है। बिस्तरों में लेटे में हाथ में मोबाइल है और ठकाठक स्क्रॉलिंग हो रही है। तो अब ई बिजनेसेस ने शेप ले ली है एम कॉमर्स की। तो इनिशियली मोबाइल फोन सिर्फ कॉल्स के लिए इस्तेमाल होते थे, अब सिवाय कॉल्स के हर चीज के लिए इस्तेमाल होता है और सिम वाली कॉल्स तो नापैद हो गई हैं, तो बेचारी बिल्कुल ही डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। आप लोग करते हैं सिम पे कॉल्स? तब करते हैं जहां अगले बंदे के पास इंटरनेट ना हो। अगर उसके पास भी इंटरनेट है तो फिर व्हाट्सएप चलता है। सोशल नेटवर्किंग, उन्होंने कहा जी सोशल नेटवर्किंग आजकल बहुत कॉमन है। लोग जाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, एक दूसरे से राब्ता करते हैं, चिट चैट करते हैं। तो बिजनेसेस को चाहिए कि समझे सोशल नेटवर्किंग और अपनी सोशल प्रेजेंस रखे, अपना फेसबुक का पेज बनाए, अपना इंस्टा का पेज बनाए, मुख्तलिफ जगह पे जाए, अपने आप को प्रमोट करे, अपने आप को बताए। तो बहुत सारी जगह पे पुराने जमाने में लोग एक बिजनेस की बिल्डिंग देख के समझते थे कितना जबरदस्त है, आज उसके फेसबुक के पेज को देख के समझते हैं कि अरे ये तो बड़ा मशहूर वो है। तो कई दफा मेरी मिसेज मुझे कह रही होती है ये फलाना ब्रांड के बड़े जबरदस्त कपड़े हैं। मैंने कहा ये कौन सा ब्रांड है, आपको नहीं पता, ये देखें फेसबुक का पेज। मैंने कहा ये जानती हो ये एग्जिस्ट करता है दुनिया में? मतलब हाँ ये एड्रेस आ रहा है। मैंने कहा किसी दिन से एड्रेस पे मैं तुम्हें लेके चलूंगा।
तो पता ये लगना है कि जी वो एक प्लाजे के अंदर पीछे को करके कमरे का जो है वो उन्होंने एड्रेस दिया हुआ उन्हें, और वहां पे बस एक दर्जी बैठा हुआ होगा, बाकी उन्होंने सिर्फ उसका एड्रेस दिया हुआ होगा। लेकिन जो फेसबुक पे अच्छा दिख रहा है वो सही हो तो होगा। अब अगेन हम कॉलेज में जो मर्जी हैपनिंग कर रहे हो, जितनी मर्जी क्लासें कर रहे हो, जिस तरह से भी हो, इंटरनेट पे अचानक से कॉलेज का ऐड आएगा और वो ऐड ऐसा मशहूर कुन होगा, आप कहेंगे यार जबरदस्त, उसको देख के लग रहा होगा कि यहाँ तो करोड़ों लोग पढ़ रहे होंगे, पता नहीं क्या चल रहा है किस तरह से। क्यों? क्योंकि आजकल लोग जो है वो जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस है उसकी बेस पर अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा भाई किसी चीज की क्या हैपनिंग हो रही है। हम जनाब इधर जो है वो जब रिजल्ट आता है तो हम बड़े फख्र से अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट कंपाइल करके कहते हैं कि जी आईके में पास होने वाला हूं, में से 22% बच्चा हमसे पढ़ के गया है। सोशल मीडिया पे हम नजर ही नहीं आते, उस तरह से प्रेजेंस नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वहां जो लोग प्रेजेंस दिखाते हैं वो आराम से थोड़ी सी देर के लिए तो बेवकूफ बना लेते हैं, एक आध सेशन आपको बेवकूफ बना लेते हैं, और उसके बाद जो है ना, एक बच्चे ने आगे मुझे कहा कि सर मुझे सीए फाइनल में ना वो रिपोर्टिंग मैंने पढ़ लिया है लेकिन मुझे कंफ्यूजन्स हैं, तो आप मुझे कोई टीचर बता सकते हैं जो उसमें हेल्प करे। मैंने कहा तो तुमने पढ़ लिया है तो जो पढ़ा है उस वक्त तुम्हें कंफ्यूजन आई थी तो तुमने सवाल क्यों नहीं पूछे? सर आपको भी पता है कहाँ जवाब मिलता है, मैंने बस एक फलाना XYZ कॉलेज का पोर्टल लिया था, वो इंटरनेट पे तो बड़े मशहूर थे कि जनाब बड़े एक्टिव हैं, सारा कुछ है, टीचर की बड़ी जबरदस्त सपोर्ट है। मैंने वो क्लासें ली हैं, उनके टीचर दूर की बात है, टीम मेंबर्स तक कभी रिप्लाई नहीं करते। तो मैंने कहा जी अब बताएं फिर क्या करना है? कहते हैं जी आप अगर आपकी किसी टीचर से ताल्लुक हो, आप उन्हें कहते हैं वो मेरे सवालों के जवाब देते हैं। तो मैंने कहा यार जिनको तुमने पैसे दिए हैं वो तुम्हें बिल्कुल मतलब वो नहीं लिफ्ट आ रहे। उसने कहा सर बस वो मैं सोशल मीडिया पे मैंने कैंपेन देख ली थी, वोट बहुत ज्यादा पड़ रहे थे, मैं उधर चला गया। तो समटाइम ऐसे होता है कि एक बंदा एक्चुअल रियलिटी को छोड़ के देखता है कि उसको फैब्रिकेटेड चीज क्या दिखाई गई है। तो बहुत सारे छोटे ब्रांड्स फेसबुक पे आके बड़े जबरदस्त ब्रांड दिख रहे होते हैं, तो एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा काम का ब्रांड नहीं होता, लेकिन उसकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस इतनी जबरदस्त होती है कि लोग दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं और कहते हैं यार बस जो है ना मैं तो होंडा ही लैसा, यानी मैं तो बस यही वाला इस बिजनेस की तरफ ही जाना है। तो सोशल नेटवर्किंग भी जरूरी है, बिजनेसेस के लिए जानना जरूरी है कि लोग कहाँ पे मौजूद हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं, वहाँ ऐड किस तरह से चलेगी, लोगों को रीच आउट कैसे करेंगे, अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट किस तरह से करेंगे। तो अब आजकल बहुत सारे बिजनेसेस अपने सोशल मीडिया पेज और हैंडल्स के थ्रू चलते हैं रादर देन इवन वेबसाइट। अब वेबसाइट पे चीजें आउटडेटेड होती हैं और सोशल मीडिया के पेज पे अपडेटेड चीज पड़ी हुई होती है। ब्लॉग्स और व्लॉग्स, पुराने जमाने में कॉन्सेप्ट होता था कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आर्टिकल वगैरह अगर को बनाता था वो ब्लॉग बनाता था और वो इंटरनेट पे डाल देता था। एक वेब बेस्ड जर्नल होता था, लोग जो है वो उसको पढ़ते थे और इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती थी। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे थे मैं कौन सा मोबाइल खरीदूं, आप गूगल पे जाके सर्च करते थे तो अचानक से एक बंदे का आर्टिकल आ जाता था जिसने बताया होता था कि अच्छे मोबाइल में 5 तरह की फीचर्स होने चाहिए, ये इस तरह की मेमोरी हो, ऐसे हो ऐसे हो, इस वक्त मार्केट में ये 3 कंपनियों का मोबाइल मौजूद है, ये महंगे हैं, ये सस्ते हैं, मेरी रिकमेंडेशन है फलाना सैमसंग का ये वाला मोबाइल जो कि इस रेंज में ये सारे फीचर्स दे रहा है। आप कहते थे यार कितना अच्छा बंदे ने आर्टिकल लिखा और आर्टिकल के एंड पे कितना अच्छा मशवरा भी दे दिया, पता लगता था उस कंपनी वालों ने पैसे देके ये आर्टिकल लिखवाया होता था। तो ब्लॉग में प्रॉब्लम यही आता है कि ये नहीं पता लगता कि असली है या पेड है। तो अचानक से अब आपका जमाना 100 लोगों का जमाना था, अब वो इतनी इंग्लिश कौन पढ़े, तो आ गए वीलॉग कि अचानक से जो आप बैठे हुए होंगे एक रील आएगी जिसमें एक बंदा कहेगा आज मैं लाहौर की एक खास जगह पे यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है ना ये जो पाए हैं वो बड़े जबरदस्त हैं और ये पाए के अंदर देखें कितना शोरवा है और ये ऐसे करके नान इसमें डूबता जा रहा है और वो उसको क्लोज करके दिखाएंगे और साउंड्स होंगी और उसमें से धुआं निकल रहा होगा और जनाब ये इस जगह का एड्रेस ये है और ये इस नंबर पर रब्ता करें तो आप यहाँ से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, और ये कह के वो चला जाएगा। तो आप कहेंगे यार कितना अच्छा आदमी है, जो चीज़ अच्छी खुद पसंद आई इसने हमें भी रिकमेंड की। तो पता लगता है कि उसके पाए बिक नहीं रहे होते, तो उसने एक ब्लॉगर को बुला के कहा होता है कि भाई तुम जो है ना ये इतने लोगों को रीच पहुंचा दो, मेरे से इतने पैसे ले लो। तो फिर व्लॉग्स और ब्लॉग्स में प्रॉब्लम ये था कि इसमें जेन्युइन और अनजेन्युइन डाटा जो है ना उसके दरमियान थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था डिमार्केशन करना कि सही क्या और गलत क्या है। व्लॉग के बारे में तो अगेन ये कोई मेरी ही नस्ल का बंदा लिख रहा होगा किताब, बड़ा सड़ा बैठा था, उसने कहा ऑल दैट नीडेड व्लॉग बनाने के लिए, ऑल दैट नीडेड इज एक्सेस टू अ डिजिटल कैमरा एंड हाई स्पीड इंटरनेट। उसने कहा व्लॉग बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक अच्छा कैमरा और एक अच्छा इंटरनेट। यानी कंटेंट आपका है या नहीं है वो एक बकवास चीज है, बस आपके पास कैमरा होना चाहिए और इंटरनेट हो तो बस आप व्लॉग बना सकते हैं।
तो ये किसी ने वाकई ही सड़ के लिखा है कि वो भी आवाजार बैठा होगा इन ब्लॉग से, तो उसने कहा कि जी बस आपके पास कैमरा मौजूद हो और आप जो है ना वो इंटरनेट आपके घर चलता हो, तो बस आपको व्लॉग बनाने से कोई नहीं रोक सकता, आप टॉपिक अच्छा दें ना दें, बस आप व्लॉग बना दें। यह किताब फिर कुछ और मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करती है। ये हम लोगों ने सॉरी इस पर तो बात कर ली थी। ब्लॉकचेन किताब को अचानक से लगा कि बच्चों को एजुकेट करना चाहिए ब्लॉकचेन के बारे में, थोड़ा सा अर्ली इन्होंने कर दिया, अगले बच्चों को जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो डाटा पढ़ के आ रहे होंगे। तो आप लोगों ने डाटा नहीं पढ़ा हुआ, तो अल्लाह करे आप पे एप्लीकेबल भी ना हो। जिन पे एप्लीकेबल है उन्होंने पढ़ लिया होगा, जिन पे एप्लीकेबल नहीं है उन्हें पढ़ लेना चाहिए। आगे चलते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? मैं जब इतने पढ़े लिखे यूजर्स मेरे सामने मौजूद है तो मैं आप लोगों से क्यों ना पूछ लूं, क्या है ब्लॉकचेन? एक चेन है जिसमें ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक है जिसमें चेन्स है। डिसेंट्रलाइज एक सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्टोर है और कोई मीडियम नहीं होता, और कोई मीडियम नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज अलग अलग जगह पे स्टोर है, और जब किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये डिफरेंट ब्लॉक्स इकट्ठे होंगे, एक सीक्वेंस में जुड़ेंगे, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर उसके बाद दोबारा से डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे। तो ब्लॉकचेन इस वक्त एक बड़ा जबरदस्त टूल इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए और एक चीज को किसी एक सर्वर से हटाने के लिए। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, बहुत सारे सर्वर्स पे पड़ी हुई है, और जब आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहें तो वो सारे पीस जुड़ेंगे और वो एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी दिखा देंगे। अगेन उतना वक्त नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको आसान एग्जाम्पल से देना चाहूँ तो फिलहाल समझने के लिए जो टोरेंट्स है शायद इससे आपको हेल्प मिल सकती है। आप पता नहीं कितने अच्छे बच्चे हैं, टोरेंट से डाउनलोड किया कभी या नहीं किया? नाम ही पहली दफा सुने, ये क्या चीज होती है? ठीक है, असल में जब बहुत ज्यादा पाबंदी लग जाती है कि वरना मुख्तलिफ वेबसाइट पे मुख्तलिफ मूवीज पड़ी हुई हैं, आप वहां पे जाके डाउनलोड करते हैं, वो आपसे कहते हैं पैसे दो, तो फिर आप क्या करते हैं, आप एक बंदा पैसे देता है, उसके बाद वो वीडियो पकड़ के वो मूवी पकड़ के अपने एक सर्वर पे डाल देता है और लोगों से कहता है आजो जी मेरे पास मूवी पड़ी हुई है, जिसने आना है 10-10 रुपए, ठीक है 50% ऑफ या इस तरह से। तो होता क्या था कि लोग वो जब उस मूवी को डाउनलोड करना होता था तो वो किसी एक सर्वर पे नहीं रखते थे, उसके अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह पड़े हुए होते थे। आप टोरेंट नाम का एक वो टूल यूज करते थे, एक टोरेंट का एक टूल होता था वो चलाते थे, तो वो क्या करता था, वो अलग अलग जगह से मुख्तलिफ टुकड़े जोड़ना शुरू करता था और वो टुकड़े जोड़ के आपने जितनी देर में डाउनलोड किया वो उसके बाद वो एक पूरी फिल्म बना के आपको वो दिखा रहा होता था। इंफॉर्मेशन जगह जगह पड़ी हुई होती थी और उधर से आप मुख्तलिफ तरह की चीजें वो इकट्ठी करके गैदर करके और फिर उसको देख पाते थे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन टुकड़ों में पड़ी हुई होती थी। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने सिस्टम में एक मूवी कॉपी करते हैं हार्ड डिस्क में, तो क्या मूवी कॉपी होती है? जब एक तस्वीर कॉपी करते हैं तो क्या तस्वीर कॉपी होती है? तस्वीर का कोड कॉपी होता है। फिर आपका कंप्यूटर की अक्लमंदी चालाकी होती है कि उस कोड को एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे दिखाते हैं। आप हर जो काम कर रहे होते हैं उसके बैकएंड पे लैंग्वेज चल रही होती है, लैंग्वेज उसकी मुख्तलिफ कम्बिनेशन बना रही होती है। कंप्यूटर में 1 और 0 की लैंग्वेज होती है जो हर चीज को तोड़ रही होती है। तो जब आप एक तस्वीर पे डबल क्लिक करते हैं ना, तो वो तस्वीर छोटे छोटे नंबर्स में आपकी हार्ड डिस्क में बिखरी हुई होती है। तो आपका जो ऐप है वो क्या करती है, उन सारे नंबर्स को पकड़ती है, उनको खास तरीके से जोड़ती है और आपकी स्क्रीन पे दिखा देती है, और ये काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करती है, तो आपको पता भी नहीं लगता। आप सिर्फ डबल क्लिक करते हैं और आपके सामने तस्वीर आ जाती है। छोटे छोटे से ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। इन्होंने क्या किया, इस तरह की चीज को बड़े पैमाने पे ले गए, डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया, डिफरेंट ब्लॉक्स में डाटा स्टोर किया और हर ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के साथ एक रेफरेंस नंबर बना दिया। उससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी कोई चीज कंफर्म करनी है, अपना कोई डाटा आपने रखना है और वो सिक्योर रखना है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ा हुआ होगा, आपके पास उसका कोड मौजूद होगा, आप वो कोड देंगे तो वो सारा डाटा आपके सामने इकट्ठे होकर आएगा। अगर आपके पास कोड नहीं है तो आप उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर किसी के पास किसी हैकर ने घुस के किसी पीस को पकड़ भी लिया तो वो पीस बेकार है, क्योंकि पीस के पीछे का कोड भी आपको नहीं पता, पीस के आगे का कोड भी नहीं पता। तो ये ब्लॉक है, हर ब्लॉक का अपना एक रेफरेंस नंबर है, उससे पीछे वाले ब्लॉक का एक रेफरेंस नंबर है, उससे अगले ब्लॉक का एक रेफरेंस नंबर है। वो ब्लॉक तभी बीच में आगे जुड़ेगा जब पीछे वाला रेफरेंस भी आपको पता है, या आपके पास एक्सेस है आगे वाले की भी, और जब वो ब्लॉक जुड़ेगा तो इन्फॉर्मेशन आएगी। वरना आप डबल क्लिक करें तस्वीर पे, अगर उसमें से कुछ ब्लॉक मिसिंग है तो तस्वीर पूरी दिखेगी नहीं। तो
तो दुनिया में इस वक्त जो है ना चीजों को सिक्योर प्रोसेसिंग करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा यूज होती है। ब्लॉक एक डिजिटल रिकॉर्ड है जिसमें ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन डाटा या इंफॉर्मेशन होती है। चेन एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन डाटा और इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सारी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री मौजूद होती है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, किसी एक सर्वर पे नहीं पड़ा, जगह जगह पे पड़ा हुआ है। दैट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ मैनर, सिक्योर तरीके से करता है और उसको खराब करना आसान नहीं होता। अगर आपने किसी ब्लॉक को एक्सेस किया या किसी ब्लॉक को डैमेज कर दिया तो वो पूरी चीज पढ़ी नहीं जा सकती। तो अगेन जिसके पास वो सारा एक्सेस होगा, जिसके पास वो सारे टूल्स होंगे, वो उसको एक्सेस कर सकता है। ज्यादा गहराई में नहीं है, लेकिन किताब ने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन करवाया है। लेकिन डाटा के पेपर में इसके पीछे साइंस क्या है, एक नया ब्लॉक क्रिएट कैसे होता है, उसको क्या चाहिए होता है, पीछे से वो कनेक्ट कैसे होता है, वो सारी बात वहां पे बड़ी तसल्ली से उन्होंने बताई है। यहाँ इस लेवल पे बस हमें एक हल्का सा एक आइडिया देने की कोशिश की है। फीचर कहीं डिसेंट्रलाइज होता है, कोई सिंगल एंट्री डाटा को कलेक्ट नहीं करती, जगह जगह पड़ा हुआ होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, हर पार्टिसिपेंट को हर चीज पता होती है कि उसका डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, वो उसे देख सकता है। सिक्योरिटी है, इसको कोई और बंदा बगैर अप्रूवल के चेंज नहीं कर सकता। इसको कॉपी करना जो है वो आसान नहीं है, एक दफा एक ब्लॉक ऐड हो गया आप उसको आराम से नहीं बदल सकते। और इसकी वजह से आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स और इस तरह की चीजें वो ऑटोमेटेड हो जाती हैं कि सारी चीजें आपस में एक दूसरे से ब्लॉक से कनेक्टेड होती हैं। हम अगर एप्लीकेशन की बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो बहुत सारी डिजिटल करेंसीज इस बेस पे चल पड़ी, जैसे बिटकॉइन और बहुत सारे इस तरह की करेंसीज है जिसके पीछे जो फ्रेमवर्क है वो ब्लॉकचेन होता है और ब्लॉकचेन उसको सिक्योर रखने की कोशिश करता है। बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री को बड़ा बदल दिया, उनकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस अब ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, इंस्टेंट हो गई हैं और सर्वर की जरूरत ही नहीं है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाले भाई को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो पहले क्या होता था, मैं बैंक को कहूंगा, बैंक एक और बैंक को कहेगा, वो बैंक इन्हें कहेगा। अब अगर सारे ब्लॉक बिखरे हुए और मैंने एक ऑथराइज ट्रांजैक्शन दी है तो मेरे से ट्रांजैक्शन इनके पास जाएगी, वो ब्लॉक्स की सारी इंफॉर्मेशन इनके पास जाएगी और ऑटोमेटिकली वो प्रोसेसिंग मेरी इनके दरमियान हो जाएगी, किसी तीसरे को बीच में इन्वॉल्व किए बगैर। क्योंकि मेरे भी सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, इनके भी सारे ब्लॉक पड़े हुए हैं और मैंने जो एक ऑथराइज ट्रांजैक्शन दी है वो ऑथराइज ट्रांजैक्शन उन ब्लॉक्स का डाटा इन तक ट्रांसफर करेगी, ये वो ब्लॉक्स मार्केट से फेच करेंगे, अपने पास ले आएंगे और ट्रांजैक्शन इन तक पहुंच गई। एजुकेशन और ट्रेनिंग में अब इससे एकेडमिक रिकॉर्ड्स वगैरह, डिग्रीज की अटेस्टेशन और इस तरह के मसले खत्म हो गए क्योंकि वो ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं। सप्लाई चेन इंडस्ट्री वगैरह के अंदर भी वो रियल टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं, गुड्स की, रिफंड्स की, फ्रॉड्स की, ये सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं। हेल्थ केयर के अंदर भी जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं वो सारी चीजें वो मौजूद है। आसान अल्फाज में इन सारी एप्लीकेशन में एक ही चीज कॉमन है कि आपका रिकॉर्ड सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है, एक्सेसिबल फ्रॉम एनी प्लेस है, कोई चोरी नहीं कर सकता और अगेन आप इसको जरा ज्यादा बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और विदाउट यूजिंग अ सेंट्रल सर्वर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगेन मतलब इस चैप्टर की जितनी हैपनिंग थी उसके हिसाब से तो इतनी डिस्कशन काफी है, लेकिन अदरवाइज ये एक बड़ा थॉरो टॉपिक है जो आपको जब भी आप कैफ से फ्री हो, आप पेपर से फ्री हो तो थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, इस पे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा डाटा मौजूद है। कुछ ना मिले तो यहाँ हमारे पास क्रैश कोर्स में हमारे टीचर्स ने इसके ऊपर जो डिस्कशन की होगी, जो यूट्यूब पे भी पढ़ी होगी, आप जरूर उसे सुनिएगा। ये एक अच्छी चीज है, एक ऐसी चीज है जिसका आपको पता हो, तो जब आपको पता हो कि बैकएंड पे ये फ्रेमवर्क कैसे काम करता है तो आप लाइफ में उसको इस्तेमाल करते हुए भी आपको जरा थोड़ी सी ज्यादा अवेयरनेस होगी और आपके साथ वो धोखे नहीं होंगे जो दूसरे लोगों के साथ धोखे होते हैं। 3 हम लोगों ने वो खत्म किए, लीगल, इकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल। इनमें सबसे ज्यादा डिस्कशन टेक्नोलॉजिकल पे थी। अब आगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल में, सोशल के से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के साथ जो है ना वो करेंगे जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के साथ हो रहा है। अब आप उसको जो मर्जी नाम दे दें, ठीक है जी। ब्रेक कब से कब तक? 3:42 हो रहे हैं, 4 तो ज्यादा हो जाएगा है, 5 नहीं, वाकई आपको 4 बजे तक ब्रेक करनी है? चलें ठीक है, अगर आप इतने घबराए बैठे हैं तो 4 बजे इकट्ठे होते हैं, लेकिन फिर आगे पर हमें रफ्तार पर बड़ी शूट करनी पड़ेगी। ठीक है सर, हम कौन सा पहले को पढ़ने के इरादे से बैठे हुए हैं, आप ही जज्बाती हो रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि 10-15 मिनट में